हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको विजन आईएएस की अपडेटेड पीटी 365 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने 2 क्लासेस ली हैं और 2 क्लासेस में मैंने पहली क्लास में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दूसरी क्लास में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को ख़त्म करा दिया है, तीसरी क्लास आज इकोनॉमिक्स की है। इसके 2 क्लासेस आएंगे चूँकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाना है डिटेल में, इसलिए इसको 2 क्लासेस में मैं ख़त्म करूँगा। इसके बाद इन्वायरमेंट की सिर्फ 1 क्लास, साइंस एंड टेक की 2 क्लास और 1 क्लास आर्ट एंड कल्चर की, यानी इसके बाद पूरी मैगजीन आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसी हफ्ते में मैं आपकी पूरी मैगजीन को ख़त्म करा दूंगा। बिल्कुल टेंशन न लीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स की। पहले टॉपिक है, उसमें जो आपका यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जिसमें पहला जो आपका टॉपिक पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर रिपोर्ट 2023-24 की जो आई है उसके बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट है एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 को जारी किया है। इसका शीर्षक क्या है? द ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग द कोऑपरेशन इन द पोलराइज वर्ल्ड। ठीक है, इसका शीर्षक जो है आपको याद रखना है, क्योंकि यूपी पीसीएस वगैरह में पेपर में, बीपीएससी में शीर्षक भी पूछ लेता है कि इसका शीर्षक क्या था इस रिपोर्ट का, तो आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक है, अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और इस पर जो रिपोर्ट आती है वो क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो यूएनडीपी है उसके कुछ काम, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो लगभग 1990 से लगातार इसको पब्लिश हो रहा है। यह जो मानव विकास रिपोर्ट का जो है यही प्रमुख आधार है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, जो रिपोर्ट आती है इस रिपोर्ट का प्रमुख आधार क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? एक सांख्यिकी माप विधि होती है जिसका 3 मूलभूत जो इसमें डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशंस पे ये जो है मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है। पहला जो है आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, यानी दीर्घ और स्वस्थ जीवन जो है, ये पहला इसका डायमेंशंस है। डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लीजिएगा आप लोग। दूसरा आपका नॉलेज है। तीसरा जो है कि सम्मानजनक जीवन स्तर यानी डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड जो है, ये आपका 3 जो है इसका डायमेंशंस होती है। इसकी गणना कैसे होती है? तो इसमें आपका जो है 4 संकेतकों में देशों जो इसको जो भी सभी कंट्रीज़ होंगी उनके स्कोर को जो है इसमें संकलित किया जाएगा, और इसके बाद जो है इसमें जो है 0 से लेकर के 1.0 तक के बीच में इसको संख्या में इसको जो है बनाया जाता है। किसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास किया था? तो पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उन्होंने इसका विकास किया था। तो मानव विकास सूचकांक में अगर आप देखो तो 3 आयाम आपने देखा, दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन, नॉलेज, और तीसरा जो है डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड जो है 3। लेकिन ये क्या है? डायमेंशंस हैं। संकेतक इसमें अगर आप देखो तो दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन में एक जो संकेतक ये यूज होता है कि जन्म के समय कितनी आपकी जीवन प्रत्याशा है वो, ज्ञान में स्कूली शिक्षा का जो अपेक्षित वर्ष है और औसत वर्ष है वो, और सम्मानजनक जीवन स्तर के लिए जो है प्रति व्यक्ति जीएनआई जो है वो इसमें लिया जाता है। ठीक, अब इस रिपोर्ट का इस्तेमाल ये होता है कि देश की सरकारें जो अपनी पॉलिसीज़ तय करती हैं उसी हिसाब से जो है अपनी पॉलिसीज़ को ये तय करती हैं कि क्या चीज़ें जो है हमें आवश्यकता है, सरकारी कार्यक्रमों को और नीतियों को जो है इसी आधार पर तय किया जाता है। ठीक, अब ये लेकिन इसकी कमियां तो प्रीलिम्स में पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको स्टेटमेंट में सवाल ये बन सकते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये असमानता को, गरीबी को, मानव सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे जो विषय हैं इसको शामिल तो नहीं करता है। बहुत सारे लोग अगर ऑप्शन में दे दे इसमें असमानता को शामिल की जाती है या गरीबी को शामिल की जाती है तो 2 ऑप्शंस को लोग सही मान लेंगे, लेकिन ये दोनों गलत है। असमानता और गरीबी इससे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो भारत की स्थिति इस रैंकिंग में क्या हुआ है? तो भारत की स्थिति जो था कि इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है, 135वें स्थान से मतलब घट करके 134वें, 1 स्थान का मात्र सुधार जो हुआ है। मानव विकास की श्रेणी में भारत जो है मध्यम श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगर पड़ोसी देशों से तुलना करें तो भारत जो है चाइना से, श्रीलंका से, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों से भी पीछे है। ठीक है, अब इसकी वैश्विक स्थिति क्या है? तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, कुल 193 देशों की रैंकिंग की गई थी, और दूसरे स्थान पे नॉर्वे, तीसरे स्थान पे आइसलैंड है। साथ साथ इसमें बताई गई है कि मानव के विकास में असमानताएं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। अमीर गरीब के बीच में असमानताओं को कम करने में प्रगति रुक गई है। ठीक, लोकतांत्रिक विरोधाभास की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। जैसे कि इसमें डेमोक्रेसी पैराडॉक्स की बात की जा रही है। डेमोक्रेसी पैराडॉक्स क्या होता है कि आप समझो किसी देश में मान लो कि कोई जो आबादी होती है, टोटल जो लोग होते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, उनके विचार जो हैं लोकतांत्रिक होंगे कि यानी हमारे देश में लोकतंत्र हो। ठीक, लेकिन वे जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले नेता होंगे उनका सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं
उदाहरण के लिए बता दूं, पाकिस्तान को मैं लेता हूं, अपने देश पे लोगों में विवाद हो जाएगा। पाकिस्तान के लेता हूं, पाकिस्तान की आबादी ये जरूर चाहती होगी कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक हो। लेकिन जब नेता चुनने की बात आती है तो उसमें से जो सबसे पॉपुलर होगा, सबसे जो उनको इन्फ्लुएंस करने वाला होगा या उनकी कास्ट का होगा, ये चीज़ें भारत में देखी जाती हैं। भारत में भी इस भारत में ही बताया गया है कि जो है कि भारत में भी इस चीज़ को बताया गया कि जो डेमोक्रेसी पैराडॉक्स है वो बढ़ रही है। जब हमारा जो आबादी है वो चाहती है कि लोकतांत्रिक देश बना रहे, लोकतंत्र हो, सबकी समान भागीदारी हो, लेकिन जब लीडर चुनने की बात आती है, जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, हमारी जाति का कौन व्यक्ति है, ठीक, हमारा जो पार्टी है उस पर कितना हो उसने भ्रष्टाचार किया हो, कितना उसने आपके अहित में काम किया हो, लेकिन जब वोट देने जाएंगे उसी को सपोर्ट करेंगे। इसमें सबसे पॉपुलर नेता कौन है, सबसे अच्छा बोल कौन लेता है, अरे बोलने से थोड़ी कुछ होता है। काम पॉलिसीज, गवर्नमेंट का काम बोलना नहीं है, गवर्नमेंट का काम पॉलिसीज बनाना है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो इस पर कौन अच्छा काम कर रहा है, इस बात को ट्रिगर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डेमोक्रेसी को कौन इन्हेंस कर रहा है, मजबूत कर रहा है, इस बात की जो पुष्टि जो नेता करता है वो उसको चुनना चाहिए। किंतु इसके विपरीत होता है, इसी को बताया गया डेमोक्रेसी पैराडॉक्स की बात की जा रही है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे आप ऑप्शनल में तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें पॉल ब्रॉस ने और जोया हसन ने, जो पॉलिटिकल जो थिंकर हैं, उन्होंने भी बहुत सारे इस पर कमेंट किए हैं। अब उसका डिस्कस करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेंस में मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब मानव विकास के मापन करने वाले कुछ अन्य सूचकांक भी हैं, जैसे कि जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है, ये 3 आयाम पे मापन करता है इनइक्वलिटी के। वैसे लैंगिक असमानता सूचकांक जो है ये जनन स्वास्थ्य पे, ठीक है, सशक्तिकरण पे और श्रम बाजार में भारत जो है 108वें स्थान पे है 2022 की रैंकिंग में। दूसरा MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको मैंने आपको मंथली मैगजीन में खूब अच्छे से पढ़ाया था, और दिसंबर वाली जो PT 365 थी उसको मैंने उसमें भी पढ़ाया था। ये भी जो है बताया गया था 2021 में 230 मिलियन से अधिक लोग जो है भारत में बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें भी लैंगिक आधार पर HDI में असमानताओं को मापता है, तो ये भी चीज़ है। अभी इसके बाद आता है कि नेक्स्ट आता है कि इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें बताता है कि मतलब इसमें जो IHDI जो है ह्यूमन इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो इतने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इनइक्वलिटी को एडजस्ट किया जाए तो उसमें भारत की रैंकिंग कितनी 140वीं है, 6 स्थानों की गिरावट आई है। ठीक, इसके बाद होता है प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो होता है इसमें इस रिपोर्ट में भारत 127वें पे, इसमें पूछा नहीं जाएगा, मतलब ये भी एक माना जाता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI। यही जो है आपके 3 इंपॉर्टेंट है, जो मानव विकास के कुछ और सूचकांक भी है जो ये इस तरह से बताया गया। अब आता है कि जिसने इस जो सूचकांक को जारी किया UNDP, उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है, जो UN की प्रमुख एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए। 170 देशों में गरीबी जो उन्मूलन है, पावर्टी एजुकेशन है और असमानता इनइक्वलिटी है, उसको कम करने के लिए जो है वो काम करती है। और अगर आप देखें तो 6 क्रॉस कटिंग दृष्टिकोण है इसके, 6 क्रॉस कटिंग अप्रोचेज हैं जो कि विकास के लिए यूज हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं सिग्नेचर सॉल्यूशंस, ठीक है, सिग्नेचर सॉल्यूशंस बोलते हैं। अगर आपको देखा जाए तो इसका प्रमुख कार्य है कि गरीबी को समाप्त किया जाए, हमें लोकतांत्रिक शासन को स्थापित किया जाए, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो, रूल ऑफ लॉ, और जो इतना इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करें, समावेशी संस्थानों का निर्माण करें। इससे सकारात्मक बदलाव आएगा, लोगों के जीवन स्तर में बेहतर वृद्धि होगी और लोगों को, देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधनों से लैस करना इसका प्रमुख कार्य है। 3 क्षेत्रों में फोकस करता है, एक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण में, जलवायु आपदा और जो है लचीलापन में जो है ये काम करता है। इसके प्रमुख 3 कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स HDR की बात की अपने ऊपर। दूसरा आता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक भी है, ठीक है, यह वॉलंटरी फंडिंग पे पूरी तरह से UNDP जो है वो काम करता है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23, यानी कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण। जितना हाउस होल्ड्स में उपभोग कितना हो रहा है, व्यय कितना हो रहा है, इस पर एक सर्वे आया 2023-24 में। किसने जारी किया? NSSO ने जारी किया। तो सबसे पहले थोड़ा सा NSSO के बारे में देख लेते हैं। जो NSSO है ये NSO का हिस्सा है, ठीक। अब ये सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय होता है, ठीक। अब जो NSO में क्या होता है, CSO और NSSO दोनों आते हैं, ठीक है। NSO में आप देखो तो इसमें CSO और NSSO जिसने जारी किया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये भी आता है, ठीक है।
अब इसका उद्देश्य क्या है कि बड़े मात्रा पे सैंपल सर्वे करता है विविध जो है मतलब जो क्षेत्र होते हैं उसमें। ठीक है, इसमें कि अगर आप प्रमुख देखें तो आप जो है कि इसमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है, वार्षिक औद्योगिक सर्वे आता है और अर्बन फ्रेम सर्वे आता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, इसमें देख लिया। अब बताया गया है इसमें कि जो NSSO है इसने 10 वर्ष का अंतराल के बाद जो है ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो है रिपोर्ट है, कितना उपभोग घरेलू उपभोग व्यय संरक्षण होता है, कितना उपभोग व्यय होता है, इस पर एक रिपोर्ट 10 वर्षों के बाद आई है ये। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के बारे में जानना है कि इस सर्वेक्षण में जो परिवार हैं वे वस्तुओं और सेवाओं का जो है उपभोग के बारे में जितनी जानकारियाँ उसको एकत्रित करने के लिए इसको किया गया है। ठीक, हालांकि जो है NSSO अगर देखा जाए तो मतलब ये तो नियमित अंतराल पे जारी करना चाहिए, लेकिन 10 वर्षों के बाद जो है इस पर आया है। ठीक है, इस डेटा से इस सर्वेक्षण से डेटा जो मिला है उसमें परिवारों के जो उपभोग है यानी कंजम्पशंस कितना है, एक्सपेंडिचर का पैटर्न है यानी हम किन किन क्षेत्रों में कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल, मान लो कि बच्चे स्कूल जा रहे हो, दवा में, शिक्षा में, ठीक है, भोजन में, ये सब कितना एक्सपेंडिचर, जीवन स्तर कैसा है और रहन सहन क्या है, उसकी स्थिति को समझने में यहाँ पे मदद मिलता है इस रिपोर्ट से। ठीक है, इसमें ट्रेंड में बताया गया है कि मतलब इसमें ट्रेंड आया कि ग्रामीण और शहरी विभाजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अगर देखा जाए तो ग्रामीण भारत में अगर औसत तौर पे देखा जाए तो 3,773 और शहरी भारत में इतना 6,400 जो है 59 रुपये का जो है ये आपका जो है उपभोग व्यय है। ठीक है, राज्यवार अंतर भी है। सबसे जो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो है सिक्किम में सबसे अधिक है और छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। ठीक, इसमें ये भी देखा जाए कि 9 राज्यों में जो है ये और राष्ट्रीय औसत से कम भी है। ठीक, जो औसत मासिक जो प्रति व्यक्ति उपभोग यानी एक व्यक्ति कितना महीने में एवरेज जो है खर्च कर रहा है, अगर सबसे अधिक इसमें देखा है सिक्किम में अधिक है और छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। कृषक परिवारों का उपभोग व्यय 3,702 रुपये है। ठीक, और वंचित वर्गों का उपभोग व्यय सबसे कम है, जिसमें कि SC सबसे अधिक जो है इसमें आता है, सबसे कम जो है SC में आता है। ठीक है, अब आता है SDG प्रगति रिपोर्ट 2024, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक आयोग है इसी ने जो है इस रिपोर्ट को जारी किया। कौन है? यूनेस्कैप। इसका ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनाइटेड नेशन का आर्थिक और सामाजिक आयोग है, इसी ने रिपोर्ट जारी की है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो अब इसे जो है यूनेस्कैप में जारी किया है। तो ये क्या है? 5 क्षेत्रीय आयोगों में से UN का एक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बैंकॉक, थाईलैंड में। इंपॉर्टेंट है ये। भारत सहित 53 देश हैं इसमें। ठीक, अब करता क्या है? जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में इंक्लूसिव और अनुकूलनशील और सतत विकास को सुनिश्चित करने में जो है ये काम करता है। फोकस वाले एरिया बताया गया इसमें कि ये फोकस एरियाज़ हैं जिसमें ये काम करता है, जिसमें पर्यावरण विकास, परिवहन, व्यापार, नवाचार, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ में, सूचना टेक्नोलॉजी में, सामाजिक विकास में, सांख्यिकी में और ऊर्जा में। ठीक है, तो इसमें काम करता है। अब इस रिपोर्ट में जो जारी की गई SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसको यूनेस्कैप में जारी किया। जो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जो 169 टारगेट्स हैं उसमें कितनी प्रगति हुई है इसकी बातें यहाँ पे की गई है। तो बताया गया कि प्रगति जो है बहुत धीमी है। ठीक है, प्रगति बहुत धीमी है और एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है 2062 से पहले जो है इस जो लक्ष्य था 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। यानी 2030 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 2062 तक भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। यानी 2062 के बाद ही हो सकता है इसमें प्राप्त कर पाए। 30-32 साल की देरी होगी इसमें। ठीक है, डेटा की कमी है क्योंकि 133 संकेतकों में प्रगति कितनी हुई है उसका आकलन करने के लिए डेटा नहीं है। अब बहुत सारी एशिया प्रशांत क्षेत्र में समस्याएं हैं, जैसे कि इलीगल, अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होता है, जल की कमी है, प्रदूषण है, अभाव है, स्वच्छता जो है अपर्याप्त स्वच्छता सेवाएँ हैं। इन सारे वजह जो है इसे डेटा जो है मिल नहीं पा रहा। अब हम लोग आते हैं अपने कोर इकोनॉमिक्स टॉपिक्स पे, जो जिसमें आपको मुझे समझाना है बहुत सी चीज़ों को। और इसमें पहला टॉपिक है गवर्नमेंट फाइनेंस, जो इसमें जो दूसरा वाला यूनिट है गवर्नमेंट फाइनेंस, जिसमें पहला टॉपिक है सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पढ़ाऊँ उसके थोड़ा सा पहले मैं आपको इस वाले टॉपिक को पढ़ाऊँ। थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, उसको सुनते रहिएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं उसको लिख पाऊँ, क्योंकि मैं टाइप पर जानते हैं आप थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो राइटिंग नहीं बन पाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में थोड़ा बता दूं। सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये क्या होती हैं कि सरकार के लिए जो कर्ज प्राप्त करने का, ऋण प्राप्त करने का जो है एक क्या होता है उपकरण होता है सरकारी प्रतिभूतियां। ठीक,
पहले क्या होते थे, पहले ये कागज़ के रूप में जारी होते थे, लेकिन अब बाद में समय बदला, अब ये इलेक्ट्रॉनिक भी जारी होने लगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जारी होने लगे। अब इस पर क्या होता है, इस पर एक मूल्य मुद्रित होता है, एक प्राइस इस पर जो है अंकित होता है। ठीक, अब इन सिक्योरिटीज़ को क्या करती है सरकार जो है जारी करती है, और ये किसको दे देती है, आरबीआई को दे देती है। ठीक है, आरबीआई को। अब आरबीआई क्या करेगा, इसको जो है बैंकों को दे देगा। ठीक, अब बैंकों को दे देगा। अब इसी को बेच करके जो धनराशि प्राप्त होगी सरकारी प्रतिभूतियों को, इस धनराशि को क्या करेगा सरकार जो है, सरकार को ऋण के रूप में दे देती है। ठीक है, सरकार को कर्जे के रूप में। अब सरकार जो है इसी कर्जे से क्या करेगी, अपने खर्चे को पूरा करेगी। ठीक है, अपने खर्चे को पूरा करेगी। अब इस पे ब्याज भी देगी। ठीक, ब्याज भी देगी, और इसको ब्याज कहाँ देगी, बैंकों को पहुँचाती है, जो बैंकों तक पहुँचती है। ठीक, ब्याज बैंकों तक पहुँचेगी। अब सरकारी प्रतिभूति जो दी जाती है उस पर क्या होती है, उसकी एक जो होती है परिपक्वता अवधि होती है, यानी कि कितने समय में ये मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, परिपक्वता अवधि होती है। अब इसी परिपक्वता अवधि पे इसको जो है, इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं दो भागों में। एक होता है बिल, दूसरा होता है बॉन्ड। ठीक, जिसकी 1 साल से कम की अवधि हो, परिपक्वता अवधि, उसको बिल बोलेंगे। जिसका 1 साल से अधिक जो है, 1 वर्ष से 365 दिन से, उसको हम लोग बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर दूं अगर जिसको समझ में नहीं आया हो। तो होता क्या था कि सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसकी बात की जा रही है, ये सरकार के लिए क्या होती है कि कर्ज प्राप्त करने के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए क्या है, एक जो है उपकरण है। क्या है, ये उपकरण है। पहले क्या होता था, कागज़ के रूप में जारी होता था, समय बदला, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी होने लगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक रूप में। अब इस पर क्या होता है, एक प्राइस इंगित होता है, मूल्य। अब ये प्राइस इस पे क्या होता है, एक मतलब मुद्रित होता है। अब क्या होता है कि इस पे जो इस सिक्योरिटीज़ को क्या करती है सरकार जो है जारी करती है। सरकार इसको क्या करेगी, गवर्नमेंट जारी करेगी, किसको दे देगी, आरबीआई को दे देगी। आरबीआई क्या करेगा, इसको जो है कि बैंकों को दे देगा। ठीक, बैंकों को दे देगा। अब इसको जो है बैंक बेचेंगे, और इससे जो धनराशि प्राप्त होगी, राशि जो इतनी प्राप्त होती है, उसको क्या होगा, उसको जो है ये सरकार को मिल जाता है। सरकार को किस रूप में, तो ऋण के रूप में, मतलब कर्ज के रूप में। सरकार इससे क्या करेगी, अपने खर्चे को पूरा करेगी इसी कर्जों से, और इस पे जो है ब्याज देगी। ब्याज किसको मिलेगा, बैंकों को मिलेगा। ठीक है, ब्याज बैंकों को मिलेगा। अब जो यही सिक्योरिटीज होती है, इसकी एक परिपक्वता अवधि होती है, कितने समय में ये मेच्योर होगी। तो 365 दिनों से अगर कम की हो तो ये क्या होगा, बिल कहलाएगा। ठीक, और 365 दिनों से अधिक हो तो ये क्या होगा, आपका बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यही होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब अगर देखा जाए इसमें, तो जो वर्तमान में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी होती हैं, मैंने आपको बताया। अब कहाँ जारी होती हैं, तो आरबीआई का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसको क्या बोलते हैं, ई कुबेर। क्या बोलते हैं, ई कुबेर। ई कुबेर पे ये जारी होती। अब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो जो कैपिटल मार्केट होता है, इसमें भी अगर आप देखो तो लंबी अवधि के लिए अगर किसी को ऋण चाहिए, लंबी अवधि के लिए पूंजी प्राप्त करना हो, तो इस प्रक्रिया में जो है कैपिटल मार्केट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये पूंजी कैसे मिलती है, ऋण के रूप में मिलती है, कर्ज के रूप में। और इसकी परिपक्वता अवधि जो होती है 1 वर्ष से ज़्यादा होती है, यानी 365 दिनों से अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें भी जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं वो क्या होती हैं, बॉन्ड के रूप में होती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था परिपक्वता अवधि अगर 1 वर्ष से कम होगी तो वो बिल के रूप में होगी, 1 वर्ष से अधिक होगी तो बॉन्ड के रूप में होगी। तो बॉन्ड के रूप में जब होगी तो कैपिटल मार्केट में लंबी अवधि के लिए पूंजी प्राप्त करना हो सरकार को, तो वो बॉन्ड के रूप में होती है। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड के रूप में अगर देखा जाए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, तो आप देखो तो इसकी परिपक्वता अवधि क्या होती है, 365 दिनों से अधिक होती है। तो इनको हम बोलेंगे गिल्ट एज, जो है गिल्ट एज सिक्योरिटीज़। ठीक है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज़। और यदि अगर प्रतिभूतियां ब्याज के साथ जारी की जाती है, इसको बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटीज़। ठीक है, डेटेड सिक्योरिटीज़ या जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में भी बोलते हैं, इसमें शून्य ब्याज के रूप में। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। ठीक, अब आता है सुर्खियों में क्यों रहा, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई सरकारी प्रतिभूति ऋण दिशा निर्देश को जारी किया। नहीं कैसे जो है इसको जारी होगा, इस सब चीज़ों के बारे में जो है आरबीआई ने जारी किया दिशा निर्देश। ठीक है, और इसमें इसके जरिए जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को उधार लेने और देने की अनुमति दी गई है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को उधार लेने और देने की दी गई है। ठीक, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जो बताया गया है, जो ये लिखा है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बाकी चीज़ों को फिर हम लोग समझेंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की परिभाषा यहाँ पे जो दी गई है कि जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ केंद्र या राज्यों द्वारा एक व्यापार योग्य इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये अब बताया मैंने आपको, सरकार पे ये ऋण चुकाने का दायित्व होता है, ऑब्लिगेशन होता है एक तरह से। ठीक, लाइबिलिटी होती है।
कि सरकार कोई प्रतिभूति जारी करके बाजार के रूप में फंड जुटाती है और इसे वापस चुकाना पड़ता है। और इसमें व्यवहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट तो होने का कोई जोखिम होता नहीं, क्योंकि सरकार जो है इस पे देती है, इसीलिए उसको रिस्क फ्री जो है गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इस पर रिस्क नहीं होता है, सरकार का इस पर जो है व्यवहारिक रूप से जारी करती है। तो बताया ना आपको कि कम अवधि में अगर जारी रहेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जैसे कि अगर 91 दिन का हो, 182 दिन का हो, 364 दिन का, 65 नहीं 364 दिन का, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कम परिपक्वता अवधि में, इसको क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे, ठीक है। इसको वो ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं या अल्प अवधि वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलती हैं। ये 0 कूपन बेस होती हैं, इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब अगर इस पर क्या होता है कि कुछ डिस्काउंट देकर इसको जारी करते हैं और फिर इसकी मैच्योरिटी पूरा होगी तो भुगतान कर दे देंगे। इसी तरह से डेटेड सिक्योरिटीज़ होती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया डेटेड सिक्योरिटी, जिसपे कि गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी बोला था, जिसकी क्या होती है परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, यानी 5 वर्ष या 40 वर्ष वगैरह के लिए होती है। अब जारी करता अगर देखा जाए तो भारत में जो ट्रेजरी बिल्स होता है और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ, मैंने बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों जारी करती है भारत सरकार, केंद्र सरकार अगर जो होगी तो वो क्या करेगी, वो बिल को भी जारी करेगी, ट्रेजरी बिल्स को भी, टी बिल्स को भी, और डेटेड सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड को भी जारी करेगी। वहीं राज्य सरकारें क्या करती हैं, केवल बॉन्ड जारी करती हैं, ठीक है, या डेटेड सिक्योरिटीज़, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलते हैं। यहाँ पे राज्य सरकारें जो होती हैं वो क्या करती है, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स को जारी नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, नोट करना इसको, ठीक है। अब आता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लाभ क्या होते हैं। तो कम जोखिम वाले होते हैं, क्योंकि सरकार का समर्थन होता है, ब्याज दर निश्चित होते हैं, ये आय का स्रोत होता है एकदम सतत तौर पे। स्टेट डेवलपमेंट लोन और विशेष जो प्रतिभूतियां होती हैं वो आकर्षक रिटर्न भी देती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जोखिम कम करने में से मदद मिलता है, व्यापार से इसका बाजार में इसका व्यापार करना आसान होता है, और रेपो मार्केट से जो है धन को उधार के रखने के लिए जमानत के रूप में इसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोन है उसके बारे में बताया गया है जीएसएल को। तो इसमें कि इस जीएसएल लोन के तहत जो है केंद्र सरकार जो सरकारी प्रतिभूतियों को उधार लिया जा सकता है, लेकिन इसमें ट्रेजरी बिल शामिल नहीं होंगे। जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसमें बताया गया है कि जो जीएसएल लेन देन उसमें केंद्र सरकार जो है कि जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को उधार ले सकती दे सकती है, लेकिन इसमें ट्रेजरी बिल शामिल नहीं होंगे, ठीक है। जो इस जीएसएल लेन देन के जरिए जो होगा ट्रेजरी बिल्स जो होगा टी बिल सहित केंद्र सरकार द्वारा जारी जो भी प्रतिभूतियाँ होंगी या राज्य सरकार बॉन्ड होगा उसको जमानत के रूप में हम रख सकते हैं, ठीक है, कर्ज लेने के लिए, ठीक। अब इससे क्या होगा, जो सरकारी प्रतिभूति जो होगी बाजार का स्टेबिलिटी लाएगी और तरलता में वृद्धि करेगी, लिक्विडिटी में, ठीक। और जो भी निष्क्रिय प्रतिभूतियाँ होंगी निवेशकों को ये उसको सक्रिय करेगी, उसका उपयोग कर सकती है, पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाने का अवसर देगी, और जो सिक्योरिटी जो ऋण बाजार है उसमें जो है उसकी भागीदारी भी बढ़ेगी और सरकारी बॉन्ड की मांग भी बढ़ेगी बीमा कंपनियों के जरिए, ठीक है। तो ये इसके लाभ हो सकते हैं। अब इसके लिए कुछ पहल की गई है। GSEC खरीद कार्यक्रम पहल की गई थी, जिसमें RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए ओपन मार्केट की जो गतिविधियाँ होती हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसकी जो है संचालन करता है। RBI डायरेक्ट रिटेल स्कीम थी, ठीक है। निवेशक जो है रिटेल निवेशक जो होंगे RBI के गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं। और इसी के बाद सरकारी प्रतिभूति नीलामियों में जो है गैर प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा के लिए योजना लाई गई थी, ठीक। क्यों, कि रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ाई जाए, RBI द्वारा शुरू की गई थी। तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज़, ठीक है। इसको मैंने आपको जनवरी मंथ या शायद फरवरी मंथ की मैगजीन में पढ़ाया मैंने इसको। तो इसमें आपको मैंने इसमें क्या पढ़ना है, इसमें तो RBI ने ऋण के बदले जो राज्य सरकार की गारंटी होती है उस पर गठित कार्य समूह की रिपोर्ट जारी कर दी है। तो अभी राज्य सरकार द्वारा गारंटी होती क्या है और इसकी स्थिति क्या है और रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इसको हम लोग समझेंगे। तो गारंटी क्या होता है कि ऋण वापस करने के लिए जो होता है, गारंटी शब्द जो होता है, कर्ज अगर आपने लिया है, मान लो आपने किसी बैंक से कर्ज लिया, तो बैंक आपको कर्ज कब देगा, जब उसके बदले आप गारंटी देंगे, ठीक है। तो गारंटी में क्या देते हैं, आपकी जो अगर कोई चल संपत्ति हो या फिर आपको कोई जो कंपनी हो, तो कुछ भी आपका जो एसेट हो उस पर जो है गारंटी मिलता है। अब जो गारंटी होता है राज्य सरकार के ऊपर, इस तरह से अगर कोई राज्य सरकार गारंटी देती है, ये कानूनी दायित्व बन जाता है। यानी अगर ऋण भुगतान करने के लिए ये राज्य सरकार बाध्य है। और अगर मान लो कि जिस राज्य सरकार की कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है या फिर कोई एक इंटरप्राइजेज है जिस पर राज्य सरकार ने जो है ऑब्लिगेशंस लगे हैं, इस पर कि आपको लाइबिलिटी है उसकी कि आप जो है इस डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में आपको चुकाना है, तो ऐसे में आपको जो है ये क्या होता है कि राज्य सरकार को जो है ये ऋण चुकाने होते हैं, और ऐसे में यह जो है निवेशक को जोखिम से बचा देता है, ठीक। तो भारतीय संविधान का ये नोट करना, मैंने आपको मंथली मैगजीन में नोट कराया था कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 292 है उसके तहत केंद्र सरकार
अपने लिए द्वारा उधार लिए गए जो ऋण होता है उसके लिए गारंटी दे सकती है, और भारत की संचित निधि से इसको चुकाया जाएगा। संसद की सीमाओं के दायरे में सब होता है, ठीक है। इसी प्रकार 293 जो आर्टिकल जो है वो कहता है राज्य सरकार की जो संचित निधि की गारंटी है उसी पर विधानमंडल द्वारा जो निर्धारित सीमा होगी, यानी यहाँ पे संसद, यहाँ पे विधानमंडल, उसी के तहत जो है ये उधार ले सकती है, उसकी गारंटी भी दे सकती है। कौन, किसके लिए? तो पब्लिक से, राज्य के जो पब्लिक सेक्टर होंगे, सहकारी संस्थान होंगे, या जो अर्बन लोकल बॉडीज होंगे, वो क्या करते हैं, विभिन्न बैंकों से और संस्थाओं से ऋण लेते हैं, तो इसकी ओर से राज्य सरकारें गारंटी देती हैं कि अगर ये चुका नहीं पाए तो वे जो है संचित निधि से इन ऋणों को चुकाएंगी, ठीक है। तो ऐसे में इससे इसकी फ़ायदा क्या होता है, इसका महत्व इसलिए क्योंकि सरकारी संस्थाओं द्वारा इससे जो है कि जो योजना गतिविधियाँ होंगी उसमें सुधार होता है, आर्थिक सामाजिक लाभ मिलता है। और होता क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होंगी कम ब्याज दर पे अच्छा लोन जुटा पाने में, फंड जुटा पाने में सक्षम हो जाती हैं। और जो एक गारंटी जो होती है वो भी होती है। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें संप्रभु गारंटी की एक शर्त होती है जो कि रियायती ऋण मिल जाता है इसमें। तो ऐसे में अगर वर्तमान देखा जाए, वर्तमान स्थिति क्या है राज्य सरकार की, तो इसका दायरा देखें तो 2018-21 की अवधि के लिए जो स्टेट वाइज गारंटी से पता चला है कि जो राज्य है उसमें गारंटी की बकाया राशि जो है वो जो अब जो आपका GSDP है, यानी कि जो आपका ये स्टेट गवर्नमेंट की जो GDP है, इस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, उसके 10% से भी कम है, ठीक। और जो आप देखा जाए सबसे अधिक बकाया राशि किस में है, तो सिक्किम में है, फिर तेलंगाना में है, फिर आपका आंध्रा में है, फिर यूपी में है। और सबसे अधिक जो है कि ऋण का गारंटी जो है किस राज्यों ने किस सेक्टर में दी है, तो बिजली अपने डिस्कॉम सेक्टर के लिए दी है, ठीक है। तो ऐसे में कुछ खतरे मुद्दे भी हैं जिसको आपको प्रीलिम्स में तो पूछेगा नहीं, यानी ये आपको नैतिक खतरे हैं, राजकोषीय जोखिम है और निजी निवेश में कमी आ सकती है, ऐसे सब चीज़ें खतरे हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लिया। अब आते हैं हम लोग बैंकिंग सेक्टर पे, तीसरा वाला यूनिट शुरू करते हैं, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत हॉट टॉपिक, हर साल इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है रहता है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA के बारे में, ठीक है। NPA के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और NPA के जो समग्र रिपोर्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे इसमें। तो जो NPA होता है वो एक बैंक द्वारा उस ऋण को बोलते हैं, उस ऋण को जो इसमें मूलधन और जो ब्याज है उसकी प्राप्ति लगातार 90 दिन तक ना हो पाए तो उसको जो है NPA हो जाता है, ठीक है, NPA हो जाता है। अब इसमें बताया गया कि किसी ऋण पे जो ब्याज है और मूलधन की किस्त है 90 दिन से अधिक समय तक बकाया होने पर वो NPA में बदल जाता है। और ग्रॉस NPA क्या होता है कि जो ग्रॉस NPA होता है उसमें नेट NPA टोटल जो नेट NPA है प्लस प्रोविजंस, ठीक है, जो मतलब जो प्रोविजंस होते हैं उसको अगर जोड़ दी जाए सभी संपत्तियों को तो क्या होगा, नेट जो ग्रॉस NPA के रूप में ये जो होता है ये क्या होता है कि आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो NPA का वर्गीकरण होता है, NPA का वर्गीकरण हम लोग 3 प्रारूप में करते हैं। पहला जो है आपका जो कि सब स्टैंडर्ड एसेट होता है जो कि 12 महीने से कम अवधि के लिए NPA जो बना रहते हैं। डाउटफुल एसेट होता है जो 12 महीने से अधिक तक जो सब स्टैंडर्ड की श्रेणी बना रहेगा। और लॉस एसेट मतलब कि पूरी तरह से बट्टे खाते नहीं, मतलब बैंक जो पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं करते हैं लेकिन हानि के रूप में अपने खाते में दर्ज कर लेते हैं, लॉस एसेट होता है, ठीक है। तो NPA का जो कारण है सबसे बड़ी जो है वो ये है कि जो ऋण देने की प्रक्रिया है ना वो क्या है, एकदम दोषपूर्ण है। ये मेंस का टॉपिक है, वैसे प्रीलिम्स का नहीं है, ये मेंस के लिए पूछा गया है, ये मतलब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको समझ लो कि ऋण देने की प्रक्रिया क्या है, बिल्कुल दोषपूर्ण है, ठीक है। कई बार विलफुल डिफाल्टर को भी जो है ये विलफुल डिफाल्टर्स की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास ऐसे विलफुल डिफाल्टर ऐसे डिफाल्टर होते हैं जो क्या है कि उसके पास मतलब बैंक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, ठीक है। और विलफुल डिफाल्टर ऐसी स्थिति होता है कि इसके पास संसाधन है लेकिन वो जानबूझ करके जो ऋण है उसको वापस नहीं कर रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिकनेस है, यानी कि अगर कई कंपनी का मैनेजमेंट सही से ना हो, संसाधनों की कमी हो, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की कमी हो, तो सरकारी पॉलिसी बदल रही हो तो ये जो है इंडस्ट्रियल सिकनेस का कारण बनती हैं, जिससे लिक्विडिटी पे, लोन पे वगैरह पे, ऋण वसूली पे इफेक्ट पड़ता है। कई सारी विनियामकी मुद्दे भी हैं तो उससे भी NPA में वृद्धि होती है। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि जो बैंकिंग सेक्टर जो है अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए लोन नहीं दे पाता, आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, रोजगार के अवसर में कमी आती है, मुद्रास्फीति की समस्या होती है, ठीक है। बैंकों को जो है इसमें अब क्या होना पड़ता है कि घाटे होते हैं तो उसमें ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है। फिर इसलिए बैंक की जो अब जब ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो लोग क्या करेंगे कि जो लोन लेना रहेगा वो भी नहीं लेंगे, फिर ठीक है। बैंकों की जो प्रतिष्ठा होगा, पूरा संचालन होगा, व्यवसाय होगा, वो सभी चीज़ इसमें प्रभावित होता है। और कई बार क्या होता है कि ऋण वसूली के मामलों में निपटान करने में पूरी जो है कि अगर मतलब इसमें कार्यबल लग जाता है तो फिर क्या होता है कि पर्याप्त कार्यबल उसके लिए उपलब्ध भी नहीं है, तो इस पर भी इफेक्ट पड़ता है बैंकिंग व्यवस्था पे भी। तो
इसमें हमने देख लिया। तो अभी क्या सुर्खियों में क्यों रहा, इसको देख लो आप कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया। इसमें बताया गया कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं भारत के, उसमें ग्रॉस एनपीए जो है उसका रेशियो 3.9% रह गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया। ठीक, अब इसकी जो ज्वाइंट बैलेंस शीट है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों की, वो 12% बढ़ी है। धोखाधड़ी सबसे कम स्तर पे आ गई है। ठीक, और जो आपका अगर देखा जाए तो अनुसूचित बैंकों का जो CRAR है, CRAR कि वो क्या है कि उसको दिसंबर 2023 तक जो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ये 16.8% तक पहुंच चुका है। अब आता है कि कैपिटल एडोकेसी रेशियो क्या होता है। तो जितनी जोखिम वाली संपत्तियां हैं और जितनी देनदारी है, ठीक है, वर्तमान में बैंकों की अपान जो बैंकों की पूंजी है टोटल, उसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल एडोकेसी रेशियो होता है। ठीक, तो अभी ऋण को जो एनपीए को कम करने के लिए कुछ सरकार ने कदम भी उठाए हैं। तो सारफेसी एक्ट भी आया 2002 में। ये क्या करता है कि जो भी अब जो सिक्योर्ड ऋणदाता हैं, जो कि सुरक्षित ऋणदाता, उसको मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान जब होता है उसमें डिफॉल्ट होने पे जो जमानत की जाएगी राशि रहेगी उसको हम लोग जब्त कर लेने का अधिकार देता है। ऋण वसूली अधिकरण भी लाया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 वाला है, इसको मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने बताया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। इंद्रधनुष योजना शुरू की गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना इंद्रधनुष योजना में, क्योंकि बहुत सारी इंद्रधनुष योजनाएं चलाई गई थी। तो इंद्रधनुष योजना शुरू की गई है पब्लिक सेक्टर बैंकों में सुधार करने के लिए और उनका रिफाइनेंस करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल आता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। सब लोग यूपीआई यूज करते होंगे। यूपीआई क्या है, एक ऐसी प्रणाली है जो कई सारे बैंक जो अकाउंट होंगे उनको एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ देती है और उस एप्लीकेशन से ही जो होता है फंड ट्रांसफर करना, फंड को लेना, इस प्रकार की सुविधाएं जो होती है वो कराई जाती हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो ऑफ इंडिया द्वारा इसको विकसित किया गया था, इसको जो है आईएमएस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। मैंने आपको पढ़ाया था आरटीजीएस, नेफ्ट और जो है IMPS। ठीक है, इस सब प्लेटफॉर्म जो बनाए गए हैं फंड ट्रांसफ़र के लिए, इसको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था मंथली मैगजीन में। ठीक है, तो विदेशी के बाज़ार में अगर देखा जाए तो भारत का यूपीआई जो है एक्सेप्ट है, उसमें जहाँ यूज हो रहा है, यहाँ ओमान में यूज हो रहा है, यूएई में यूज हो रहा है, यहाँ बड़े स्तर पे भारतीय प्रवासी रहते हैं। फ्रांस में, नेपाल में, भूटान में, इन क्षेत्रों में पेमेंट के लिए यूपीआई सिस्टम यूज किया जा रहा है। ठीक है, यूपीआई 1 to 3 पे है। ये क्या है कि फ़ोन यूजर के लिए जो है एक त्वरित रूप से भुगतान प्रणाली है जो कि क्या करेगा, सिक्योर तरीके से भुगतान सेवा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, यूपीआई। तो अब यहाँ यूपीआई को आपने देख लिया क्या चीज़ है। अब आता है कि सुर्खियों में क्यों रहा। तो अभी आप जानते होंगे एक बार न्यूज आई थी कि यूपीआई में पेमेंट का दायरा बढ़ाया गया, तो इसीलिए आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट का दायरा बढ़ाने के लिए नए नियम बनाए और जो रेगुलेशंस है उसको जो है घोषणा कर दी। ठीक, तो इसमें बताया गया कि यूपीआई की लेन देन में जो वृद्धि की सीमा है उसमें बताया गया कि जो हम अस्पताल में, अब पहले क्या होता था, मान लो आपको फीस देनी है 1,20,000 रुपये, आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाते थे उसके लिए। मान लो आपको जो है किसी हॉस्पिटल में जाते थे, आपको जो है 5 लाख रुपये, 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपये का बिल देना हो, तो वो भी नहीं हो पाता था। तो ऐसे में क्या था, ये अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान जो ऐसे जगह हैं जहाँ पे इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना हमारा पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भुगतान के लिए लेन देन की सीमा को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक, लेकिन अगर देखा जाए 24 घंटे में, तो सामान्य तौर पे देखा जाए तो लेन देन के लिए 1 लाख ही है, लेकिन शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल में आप जो है 5 लाख तक कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें देखा जाए, इसमें अगर कैपिटल मार्केट में, कलेक्शन में, बीमा में, इस जगह पर लेन देन की सीमा 2 लाख रुपये है। ठीक, ये चीज़ें हैं। और इसमें बताया गया कि इंक्रीज ई मैंडेट फॉर रिक्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम के लिए जो है अगर मतलब देखा जाए तो भुगतान की सीमा 15,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। और फिनटेक रिपोजिटरी की स्थापना, यानी इस नियम बताया कि इस रिपोजिटरी का संचालन कौन करेगा, फिनटेक का, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब करेगा। 2024 से पहले इसको शुरू कर दिया जाएगा अप्रैल में। ठीक है, ये चीज़ें। यूपीआई ने कुछ अन्य सुविधाएं भी शुरू की हैं, जैसे कि क्रेडिट ऑनलाइन यूपीआई। ठीक है, बैंकों में पूर्ण स्वीकृत ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। यूपीआई लाइट एक्स शुरू किया गया, जिसमें कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने वाला डिवाइस अगर कोई होगा तो कम दूरी तक जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड का इस्तेमाल से डेटा ट्रांसफ़र करके वो पेमेंट हो सकता है। यूपीआई टैप एंड पे जो है ये भी एक देता है सुविधा। हेलो यूपीआई है और भारत बिल पे कनेक्ट है, ये भी एक जो है यूपीआई की पेमेंट की सुविधाएँ जो है हाल में फ़िलहाल में डेवलप हुई हैं। आता नेक्स्ट आपका कार्ड नेटवर्क इन इंडिया। इसको मैंने आपको
फरवरी मंथ वाली मैगजीन में पढ़ाया था कि आरबीआई ने एक कार्ड नेटवर्क था, कार्ड नेटवर्क जो बिजनेस कार्ड का उपयोग करके जो अनऑथोराइज पेमेंट हो रहा था उसको रोकने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो ये न्यूज में था। तो कार्ड नेटवर्क क्या होते हैं? अधिकृत जो कार्ड नेटवर्क्स होते हैं वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए क्या करते हैं, बैंकों और गैर बैंक जो होंगे उनके साथ क्या करते हैं, समझौता करते हैं, जो कार्ड नेटवर्क होते हैं। ठीक है, जो ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क होते हैं। ठीक, अब जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करने वाली जो कंपनियां होती हैं वो क्या करेंगी, व्यवसायों से शुल्क लेंगी और मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है उसको बोलते हैं, और इसी पे जो है उनका सुविधा देती हैं, अपने आप पेमेंट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं। ठीक, अब आमतौर पे बैंक ही क्या करते हैं, वो ग्राहकों को दिए जाने वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड नेटवर्क का चयन करते हैं। तो भारत का जो कार्ड नेटवर्क है उसमें अगर देखा जाए तो अधिकृत कार्ड नेटवर्क की संख्या 5 है। वीजा कार्ड है, आप जानते यूज करते होंगे, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, राइनर्स क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस। आरबीआई रुपे जो है भारत का स्वदेशी भुगतान पेमेंट है, एनपीसीआई द्वारा बनाया गया है भारत वैश्विक पेमेंट मार्केट में भारत के प्रवेश के लिए। ठीक है, अब डेबिट कार्ड अगर देखें तो आप कभी भी बैंक में जाओ और अब आप जो है आपका अगर डेबिट कार्ड अगर लेते हो तो उसमें रुपे कार्ड की हिस्सेदारी सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जो है रुपए कार्ड जारी होता है। अगर आप प्रधानमंत्री जनधन खाते भी देखो तो उसमें सबसे अधिक जो कार्ड सभी जारी होते हैं वो रुपे कार्ड ही जारी होते हैं। ये स्वदेशी भुगतान लेकिन ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड में जाओ तो उसमें वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है दबदबा है। भारत में अगर देखा जाए तो 90% क्रेडिट कार्ड जो इसके पास दोनों के पास शामिल है। तो अब क्या हुआ, अब इसमें भारत में जो कार्ड नेटवर्क का विनियमन है वो कौन करता है, तो प्राइमरी जो विनियामक है वो कौन है, आरबीआई है, और गवर्न करने के लिए पीएसएस एक्ट 2007 है। ठीक है, पीएसएस एक्ट 2007 है। लेकिन इस जो अगर देखा जाए इसमें तो पीएसएस एक्ट में वो क्या करता है कि पेमेंट करने वाले और लाभार्थी के बीच में जो लेन देन उसको संभव बनाता है। उसमें क्लियरिंग करना, भुगतान करना, निपटान सेवा, ये सभी चीज़ों को इसमें शामिल होता है। और भुगतान प्रणाली में क्रेडिट लेन देन हो, डेबिट लेन देन हो, स्मार्ट लेन देन हो, फंड ट्रांसफर हो, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल करता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान देना। पीएसएस एक्ट 2008 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य यही था कि भुगतान प्रणाली उसका रेगुलेशन किया जाए, उसका सुपरविजन किया जाए, और भारतीय रिजर्व बैंक को इससे संबंधित जो भी मामले होंगे उसके लिए वो अथॉराइज किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसका जो पीएसएस एक्ट था। अब आता है कि इसमें कि जो एनपीसीआई है जिसने ये बनाया है, पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने कि यूपीआई बनाया और रुपे कार्ड बनाया, तो ये क्या है, भारत में खुदरा भुगतान के लिए और निपटान प्रणाली के लिए एक जो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ें आती हैं। ठीक, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसका उत्पत्ति आप देख ही रहेंगे, इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई की पहल है, और इसका एक्ट था भारतीय भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। ठीक, इसने जो है कौन कौन सी सेवाएं शुरू की, तत्काल भुगतान सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ठीक, ये हो गया आईएमपीएस जिसको मैंने आपको बताया था। फिर आपका है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, आधार इनेबल जो है पेमेंट सिस्टम है, और यूपीआई है। इसने जो है इसी ने एनपीसीआई ने जो है इसको बनाया, जो आरबीआई जो है और बैंकिंग भारतीय बैंकिंग संघ की एक पहल है जो है कौन सा, एनपीसीआई। अब आता है भारत में बीमा परिदृश्य, इंश्योरेंस लैंडस्केप इन इंडिया। भारत में बीमा परिदृश्य, इसको मैंने भी आपको फरवरी मंथ की मैगजीन में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया था, भारत में बीमा परिदृश्य के बारे में। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा। अगर आप देखो तो इसमें एक नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी है, भारतीय बीमा एकेडमी, इसने भारतीय बीमा पे एक रिपोर्ट जारी की, भारत की बीमा में कितना, भारतीय बीमा क्षेत्र के क्या परिदृश्य पूरे भारत में। तो रिपोर्ट में बताया गया कि जो हेल्थ जो बीमा है, हेल्थ बीमा, और जो इसमें स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा अंतराल है, यानी कि जो स्वास्थ्य बीमा का जो सुरक्षा कवरेज होता है उसमें 73% का अंतराल मौजूद है। यानी कि 40 करोड़ लोगों की आबादी, यानी कि लोगों के पास जो है वो 40 करोड़ लोगों के पास जो आबादी है उसको क्या है, कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं उपलब्ध है। 40 करोड़ की आबादी, आप सोच सकते हैं, ये सोचने वाली बात है कि इसमें कोई स्वास्थ्य बीमा इनको नहीं है। ठीक, सुरक्षा बीमा अंतराल में अगर देखा जाए तो क्या है कि मृत्यु बीमा जो अगर देखा जाए तो 26 से 35 वर्ष के बीच में जो है जीवन बीमा सुरक्षा अंतराल जो है 87%, और मृत्यु सुरक्षा बीमा सुरक्षा अंतराल जो है 90% से अधिक है। ठीक, ये भी चीज़ है। अब प्राकृतिक आपदा बीमा में अगर देखा जाए तो 95% के पास कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें कोई बीमा कवरेज नहीं है। अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना है उसमें केवल 24% कर्मचारी ही जो है वो पंजीकृत है। और फसल बीमा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फसल बीमा है, तो फसल बीमा कवरेज में किसानों की संख्या 6.1 करोड़ से घट करके 5.2 करोड़ हो गई, यानी कि सीधे 1 करोड़ लोग जो है उससे हट गए हैं। क्यों हो रहा है ऐसा चीज़, बहुत सारी दिक्कतें हैं व्यवहारिक तौर पर। ये बीमा कंपनियों की मनमानी, और फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इतनी घपलाबाजी हुई
कि क्या ही बताया जाए। इसलिए लोग कृषकों की संख्या 1 करोड़ घटी है। इसमें तो होना चाहिए था कि लोग जुड़े, लेकिन लोग घटे हैं, तो ये नाकामी को दर्शाता है। भारत का अगर बीमा सेक्टर देखा जाए तो 2021 में वैश्विक बीमा बाजार में 10वें स्थान पे था। बीमा जो पहुंच है, पेंट्रेशन क्या होता है कि जो जीडीपी की तुलना में बीमा प्रीमियम का परसेंटेज जो है देखा जाए तो इसको बीमा इंश्योरेंस पेंट्रेशन बोलते हैं। ये बढ़ी है, 4.2% हो गई जीडीपी की तुलना में जो है जो प्रीमियम का परसेंटेज है। जो बीमा डेंसिटी होती है, इंश्योरेंस डेंसिटी, ये क्या होती है कि बीमा का प्रीमियम है और जो पॉपुलेशन उसके बीच का रेशियो है, ये प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम को दर्शाता है। तो ये बढ़ा है, $91 हो चुका है। तो भारत में अगर देखा जाए जो इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है प्रीलिम्स में, वो ये है कि भारत में जो बीमा सेक्टर है उसका, इसमें पूछा हुआ सवाल है, बीमा सेक्टर का रेगुलेशन कैसे होता है। तो बीमा एक्ट आया था 1938 में, एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, विधायी फ्रेमवर्क। फिर बाद में एक जो है इरडाई आया, ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैधानिक निकाय है। ये हाईलाइट मैं करता हूँ कि ये निकाय कौन सा, जैसे कि आपका गैर संवैधानिक हो गया, वैधानिक हो गया, सांविधिक हो गया, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। वैधानिक निकाय है जिसमें जो है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का जो एक्ट था 1999 वाला, कि उसी के तहत इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। बीमा प्रभाग किसके अंतर्गत आता है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय बीमा अकादमी जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया, वो क्या है कि इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, बीमा, पेंशन और उससे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। सुर्खियों में क्यों रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजना की एक वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को जारी किया, ठीक। अब आपको देखा जाए तो अगर आपको थोड़ा सा इसमें जो रोचक जानकारियाँ दी गई हैं, तो ये चीज़ ये दी गई है कि अगर कोई बीमा कंपनी है या बीमा का ब्रोकर है, उसके खिलाफ शिकायत करनी हो तो आप बीमा लोकपाल होता है, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, इसके पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर पेंशन से जुड़ी शिकायतें हैं तो उसके लिए एक लोकपाल है, PFRDA के तहत, उसमें भी जो है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट की योजना जो जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 2022-23 के अनुसार जो दौरान में अगर हम पूरी डेटा देखें तो 7 लाख शिकायतें दर्ज की गई थी। किसके पास, तो नीचे आपको इसमें इंग्लिश वाला सब पढ़ो, ऑफिस ऑफ RBI ओम्बुड्समैन सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, इसके पास जो है 7 लाख शिकायतें दर्ज की गई थी डिजिटल मोड में, 85% जो है वो शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो ये RBI एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो है वैकल्पिक शिकायत निवारण के तौर पे, अल्टरनेट ग्रेवियंस रिड्रेसल के तौर पे, फ्रेमवर्क के तौर पे 2021 में स्थापित किया गया था। इसका प्रमुख कार्य ये भी है कि जो भी ग्राहकों का शिकायत है, जो RBI द्वारा रेगुलेटेड संस्थाएं हैं, उसमें ग्राहकों को शिकायतों का जल्दी से और एकदम बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उसका समाधान कर सकें। इसमें 3 योजनाओं को एकीकृत करके इस जो है RBI का एकीकृत लोकपाल योजना बनाई गई थी। इसमें गैर बैंकिंग लोकपाल योजना, गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए लोकपाल योजना और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना, इन तीनों को एकीकृत करके क्या बनाया गया, इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना RBIOS 2021, ठीक है। अब ये एक राष्ट्र एक लोकपाल की विजन का समर्थन भी करती है, जो ये पूरी योजना है। इसमें कवरेज में अगर देखा जाए तो इस कवरेज में इंपॉर्टेंट ये कि कवरेज में देखा जाए तो इसमें सभी वाणिज्यिक बैंक आते हैं, सभी जो कॉमर्शियल बैंक होंगे, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय बैंक होंगे RRBs, जो अनुसूचित शहरी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक हैं, और 50 करोड़ से ऊपर वाले जो भी मतलब उससे अधिक या जमा जो आकार वाले जो गैर अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक हैं वो भी आते हैं। NBFCs आती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां नहीं आती इसमें, ठीक है, NBFCs में, ठीक। पेमेंट सिस्टम वाले जो भागीदार होंगे वो सभी आएंगे, और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां जो होती हैं CICs वो भी आती हैं। इनकी जो अगर लोकपाल के रूप में जो नियुक्त होता है, इसका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष होता है। RBI अपने 1 से अधिक अधिकारियों को नियुक्त भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है हम लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स पे ये बेस्ड होगा, ठीक है। भारत में जो सहकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो देखा जाए तो वो भी जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, अर्बन छोड़ दो, कोऑपरेटिव बैंक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले कोऑपरेटिव बैंक समझो तो फिर अर्बन वाला पढ़ना, तो एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ये पूछा हुआ सवाल, इसमें कई बार सवाल पूछता है, ठीक है। बड़ा फोकस वाला ये क्षेत्र है ये बैंकिंग सेक्टर में। तो सहकारी बैंक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अनुसूचित बैंक होते हैं, ठीक है, अनुसूचित बैंक होते हैं।
ये अनुसूचित बैंक होते हैं, किंतु वो क्या है, वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आते हैं, कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में नहीं आते हैं, पर ये शेड्यूल बैंक होते हैं। पहली चीज, ये क्या होते हैं, आपसी सहयोग से स्थापित होते हैं, आपसी सहयोग से। इनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ नहीं कमाना, ठीक है, लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि जो होता है ये क्या करते हैं कि लोगों को जो है एक बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, लाभ कमाते नहीं हैं। अब धैर्य जैसे इनकी शुरुआत हुई थी, जैसे जैसे इनका ये प्रचलित होने लगे, तो फिर क्या किया, इनको राज्य सरकार के नियंत्रण में लाया गया था, ठीक है, राज्य सरकार के नियंत्रण में लाया गया। लेकिन अब इनका जो पंजीकरण था, अब 2 एक्ट के तहत इनको जो है सुनिश्चित किया गया, 2 एक्ट के तहत, ठीक है, दो एक्ट था, अधिनियम था। पहला कौन सा था, तो राज्य सहकारी बैंक का जो पंजीयन था, वो राज्य सहकारी बैंक का स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है, इसके अंतर्गत होता था। जबकि शहरी जो थे, शहरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, शहरी सहकारी बैंकों का वो क्या था, कोऑपरेटिव बैंक का मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत होता था इनका पंजीकरण, ठीक। सहकारी बैंकों पे आरबीआई का नियंत्रण नहीं था, लेकिन इसको 1966 में जो है आरबीआई का नियंत्रण में लाया गया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो सहकारी बैंक हैं, सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन पे क्या है, दोहरा नियंत्रण होता है। किस, इन बैंकों पे राज्य क्या करता है, राज्य इन पे इनके मैनेजमेंट का नियंत्रण करता है, और आरबीआई क्या करती है, इनकी बैंकिंग की जो प्रोसेस होती है उसको, बैंकिंग की जो क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है, उस पर नियंत्रण रखती है, ठीक। इसको मैंने आपको समझा दिया। एक बार आपको रिकैप कर दूं, तो रिकैप में आपको बता दूं कि देखो, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको मैं और भी समझा देता हूँ। जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे आए, अब क्या होता था कि ये आपके शेड्यूल बैंक हैं, इसको सूचित बैंक हैं, अनुसूचित बैंक, किंतु क्या है, एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, क्योंकि इनका ये क्या होते हैं, आपस में सहयोग से स्थापित होते हैं, इनका लाभ कमाना उद्देश्य होता नहीं है, ठीक। धीरे धीरे जब इनकी शुरुआत हुई तो जब प्रचलित होने लगे, तो इनको क्या किया गया, राज्य सरकारों के नियंत्रण में लाया गया। अब इनका जो पंजीकरण था वो 2 एक्ट के तहत किया गया है। जो भी अब जो राज्य सहकारी बैंक थे उसका पंजीकरण स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत किया गया। जो कि शहरी जो आपके सहकारी बैंक थे, इसका पंजीकरण मल्टी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था उसके अंतर्गत किया गया। इस पे बैंकों का नियंत्रण तो होता नहीं था, पहले आरबीआई का नियंत्रण होता नहीं था, लेकिन फिर 1966 में इसको क्या किया गया, आरबीआई के अंतर्गत इसको लाया गया, ठीक। अब वर्तमान में अगर देखा जाए इस पे, तो इस पे दोहरा नियंत्रण है। पहला क्या है, जो राज्य क्या करता है, वो बैंकों का मैनेजमेंट का नियंत्रण करता है, और आरबीआई क्या करता है, इसकी बैंकिंग ऑपरेशंस को, बैंकिंग क्रियाओं पर जो है नियंत्रण करता है, ठीक। अब जो स्टेट के जो आपके जो स्टेट का जो कोऑपरेटिव बैंक है, वो राज्य के बाहर काम नहीं कर सकता, ठीक, राज्य के बाहर नहीं कर सकता। जिला स्तर पर इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अब ये ग्रामीण स्तर पर क्या बोलते हैं, पैक्स, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक। अब पैक्स पे क्या होता है, आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, आरबीआई का कोई नियंत्रण इस पे नहीं होता। एक बार और रिपीट कर दूं, इसमें आपको थोड़ा सा जो इसका वर्गीकरण है, राज्य जो सहकारी बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, राज्य के बाहर कार्य नहीं कर पाएंगे। जिला स्तर पे इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इनका पंजीकरण कहाँ पर होता है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत होता है, ठीक। और जो जिला स्तर पे क्या बोलेंगे इसको, बैंक को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और राज्य ग्रामीण स्तर पे क्या बोलेंगे, पैक्स, यानी कि पीएसीएस, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इस पे आरबीआई का नियंत्रण नहीं होता है पैक्स पे, ठीक है। अब जो आपके जो शहरी सहकारी बैंक होंगे, जिसके लिए जो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन लाया गया है, यूओ, यानी शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन लाया गया है, ये राज्य के बाहर भी कारोबार कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा वर्गीकरण। तो अब चीज़ें अब आपको आसान हो जाएंगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझने में। तो हाल में क्या हुआ कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, जो इसके मंत्री जो हैं अमित शाह जी हैं, इन्होंने शहरी सहकारी बैंक हैं, जो शहरी सहकारी बैंक का जो पंजीकरण होता है किसके थ्रू होता है, मैंने अभी आपको बताया कि मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक अम्ब्रेला संगठन बनाया, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड, इसका गठन कर दिया गया, ठीक है। नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने सहकारी बैंकों पे सवाल प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये न्यूज में रहा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ठीक। अब इसको बताया ना हमको कि मल्टी स्टेट जो है, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू इसको जो है पंजीकरण किया गया है, ठीक। अब इसकी भूमिका क्या करेगी, ये जो है, जो देश भर में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्रेडिट सोसाइटी है, उसके लिए शीर्ष स्तरीय जो है आपका जो है कि ये सॉरी
ये बनाया नहीं गया, ये बनाया गया ना, NUCFDC, इसका गठन किया गया है, ठीक है। और इसको मंजूरी किसने दी है, तो NAFCUB ने दी है, ठीक। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड, आप देखो गठन किसका किया गया है, अम्ब्रेला संगठन किसके लिए, शहरी सहकारी बैंकों के लिए, तो आपका NUCFDC यानी राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त विकास निगम लिमिटेड का। और इसके गठन के लिए मंजूरी, विनियमन की मंजूरी किसने दी है, तो RBI ने दी थी इसको। तो आप देखो तो ये NAFCUB को दी थी, CUB ने को दी थी, ठीक है। तो नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड सोसाइटी लिमिटेड है, ये क्या है, मल्टी स्टेट सहकारी लिमिटेड के तहत जो है आपका जो है मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ये पंजीकृत है, मल्टी स्टेट जो सहकारी समिति अधिनियम है। और ये शीर्ष स्तरीय प्रोत्साहन संस्था है जो अर्बन क्रेडिट बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटियों के लिए काम करती है। काम क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, अनुसंधान का आयोजन करना और कोर बैंकिंग सोल्यूशंस को प्रोवाइड करना, ठीक है। अब इसके कोई भी सदस्य जो है इसकी फेडरेशन की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होता है, एक चीज़ आपको ध्यान देना, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब जो ये नया बना है संगठन NUCFDC, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, तो अम्ब्रेला संगठन, तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे इसकी समस्याओं को हल करने के लिए गेटवे के रूप में कार्य करेगा, छोटे जो आकार के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे उसके विलय के लिए विकल्प देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो NUFCDC है एक अम्ब्रेला संगठन है, RBI के पास टाइप 2 गैर बैंकिंग कंपनी और जो NBFCs हैं उसके रूप में पंजीकृत है ये, ठीक है। अब मतलब जो NBFCs होते हैं वो क्या करती हैं, जो टाइप 2 वाला, ये लोगों से जमा स्वीकार करती हैं और ग्राहकों से लेन देन करती हैं और लेन देन का इरादा रखती हैं। अभी आपको मैंने NBFCs पढ़ाया था, NBFCs में बताया था ना कि एक जो लेन देन स्वीकार करे और एक जो लेन देन जो है स्वीकार नहीं करती है, वो वाली NBFCs, ठीक है। तो ये टाइप 2 के जो NBFCs है गैर जमा स्वीकारकर्ता के रूप में इसको पंजीकृत है, ठीक। तो ये चीज़ें आपने देख लिया। अब आता है कि जो बताया ना कि NBFC टाइप जो 1 होती है वो लोगों से ना तो फंड को स्वीकार करती है ना ही ऐसा इरादा रखती है। NBFC 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इसी के लिए जो है ये अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए स्व विनियामक संगठन के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, किसको, NUCFDC को, यानी कि आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड को ये दी जाएगी। किसके लिए, अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए स्व विनियामक संगठन के रूप में कार्य करने की। इसका कार्य क्या होगा कि जो लिक्विडिटी और पूंजी को प्रदान करेगा, 300 करोड़ रुपए का पूंजी का जो जो कैपिटल है उसको बना पहुंचाने का जिसका लक्ष्य रखा गया है। विनियामक संबंधी जो नियमों उसको पालन आसान बनाएगा और एक जो है कॉमन टेक्नोलॉजी मंच विकसित करेगा, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं क्योंकि एक बार बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि इसका नाम से ही, ठीक है, थोड़ा सा वो अचानक से हो गया, उसमें कोई वो बात नहीं है। तो अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने क्या किया, NUCFDC का गठन किया, जिसकी मंजूरी जो है NAFCUB ने दी थी, ठीक है। अब इसका जो गठन किया राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड NUCFDC की, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी कि इसकी एक संगठन था जो मतलब समस्याओं के लिए गेटवे के रूप में काम करे, एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में काम करे और जो छोटे आकार के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको विलय करने के लिए विकल्प दे, ठीक है। ये पंजीकृत जो NBFC जो कि टाइप 2 के रूप में पंजीकृत है RBI के पास, और ये तरलता और पूंजी प्रदान करेगा, विनियामकी संबंधों नियमों को आसान बनाएगा और एक कॉमन टेक्नोलॉजी मंच को विकसित करेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। मैंने आपको जो कोऑपरेटिव बैंक्स की परिभाषा बताई और जो उसके टाइप बताए, जो किस एक्ट के तहत कहाँ पंजीकृत है, कैसे काम करते हैं वो बताया। थोड़ा सा मैं आपको एक रोचक जानकारी दे दूँ। रोचक जानकारी ये है कि भारत में एक सहकारी बैंक ऐसा भी है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसको बोलते हैं रेपको बैंक, रेपको बैंक, ठीक है, रेपको बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में मात्र कार्यरत है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान देना है। नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID, केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल बैंक फॉर परफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की थी। तो अगर देखा जाए इसमें तो ये इसकी स्थापना 2021 में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक एक्ट के तहत की गई थी, 2021 वाली। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NABFID करता क्या है, तो जो विशेषीकृत विकास है वित्त संस्था के रूप में काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बढ़ावा देता है, ठीक है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की जो फंड की आवश्यकताएं होंगी, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो भी बड़े मतलब लंबे अवधि के लिए फंड की आवश्यकता होगी तो उसको काम करेगा।
बॉन्ड और डेरिवेटिव के बाजार को मजबूत करेगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसका विनियमन अगर देखा जाए तो मतलब विनियमन और पर्यवेक्षण कौन करता है? आरबीआई द्वारा, जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है उसके क्रम के रूप में आरबीआई की धाराओं के तहत होता है। अखिल भारतीय संस्थान कौन कौन से इसमें, तो आप देखो तो एक्जिम बैंक, 4 अन्य अखिल भारतीय जो वित्तीय संस्थान है, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी। ठीक है, अब आपको करने क्या है, इनकी जो है स्थापना वर्ष को भी देख लेना है, चूंकि आरओ और यूपीपीसीएस में इनके स्थापना वर्ष के आधार पे भी इनको वर्गीकृत करने के लिए देता है। शेयरधारिता इसमें कि इसमें संपूर्ण शेयरधारिता किसके पास है वर्तमान में? भारत सरकार के पास है। एक्ट के अनुसार केंद्र सरकार के पास कम से कम 26% होनी चाहिए, और बाकी सब जो है अन्य जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, मल्टीलेटरल, उनकी इंस्टीट्यूशंस की शेयरधारिता हो सकती है, लेकिन वर्तमान में पूरी संपूर्ण जो शेयरधारिता है वो भारत सरकार के पास है। ठीक है, इसी की बैठक हुई थी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। आप जानते होंगे कोई एक नेशनल बैंक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे फाइनेंस करेगा, इसी ये बैंक है, इसका नाम NABFID है। ठीक है, 2021 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बस अब आता है PFRDA, इसको आप लोग जानते हुए होंगे, इसको मैंने मंथली मैगजीन में पढ़ाया भी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट जो विनियमन अधिनियम है उसमें और पेंशन एक्ट जो है, पेंशन फंड संशोधन विनियम, उसको अधिसूचित किया गया है PFRDA ने। तो जो PFRDA को थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या है तो आप इसको जानना जरूरी है। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो भारत सरकार ने पेंशन सेक्टर में विस्तार के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, उसका रेगुलेशन करने के लिए PFRDA की 2003 में एक स्थापना की, 2013 में इसमें एक्ट पारित किया गया। ये क्या है? PFRDA एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, ध्यान देना, वैधानिक निकाय। ठीक, किसके अंतर्गत काम करता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली है, मुंबई मत मार के चलाना, नई दिल्ली है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, और इसमें से कम अगर देखें 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिसमें केंद्र सरकार नियुक्त करती है। करता क्या है ये? तो पेंशन के तौर पे सेवानिवृत्ति बचत कितना, मतलब रिटायर होने पे कितनी बचत होगी, इसका मुद्दे क्या है, उनके बीच में जो भी प्रशिक्षण वगैरह है, जनता को शिक्षित करना हो, सब्सक्राइबर के लिए कुछ कदम उठाना हो, तो ये काम करता है। ठीक है, NPS न्यू पेंशन स्कीम वगैरह के जो मुद्दे होते हैं, सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा करता है, निवेश के लिए मानदंड निर्धारित करता है, योजनाओं को मंजूरी देता है। ठीक है, ये सारे काम करता है। PFRDA जो है ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, स्टेटमेंट में सवाल भी बन सकता है। PFRDA क्या? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना को भी रेगुलेट करता है। अटल पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, इसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? PFRDA है, PFRDA है। ठीक है, अब इसी संशोधन में इसने 2 संशोधन किए थे। कौन सा? पेंशन फंड संशोधन विनियम 2023, इसमें साइबर सुरक्षा पॉलिसी, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के प्रावधानों में वृद्धि की गई है, और बताया गया है कि जो भी बैंक प्रायोजित करेगा, स्पॉन्सर करेगा, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार होना चाहिए, यही बात इसमें कही गई है। ठीक है, अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट जो विनियमन है, इसमें ट्रस्टीज की जो नियुक्ति कैसे होगी, उसके इसी के प्रावधानों को इसमें सरल बनाया गया है। बस बात खत्म। ठीक है, अब आता है कि बैंकिंग सेक्टर से कुछ अन्य जो जानकारियां हैं जो न्यूज में रही हैं जनवरी से मार्च के बीच में, उसके बारे में बताया गया। तो प्रोजेक्ट गया चलाया गया। केंद्रीय बैंक जो है इन्होंने जलवायु संबंधी जो वित्तीय जोखिम हैं, जलवायु के लिए जो जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम, ठीक है, उसका एनालिसिस करने के लिए प्रोजेक्ट गया का अनावरण किया केंद्रीय बैंकों ने। ठीक है, अब किसके बीच में? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब यूरो सेंटर और बैंक ऑफ स्पेन के बीच में सहयोग है। जो करेगा क्या कि जो फाइनेंशियल जो पूरी प्रणाली है, जो उसमें जलवायु संबंधी जोखिम क्या है, कितने जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को कितनी नुकसान हो रहे हैं, इस पर कितना लॉस एंड डैमेज हो रहा है, इसका एनालिसिस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूज होगा, और यही इसी काम के लिए प्रोजेक्ट गया की शुरुआत की गई है। अच्छा, नेक्स्ट आता है घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक DSIBs। RBI ने 2023 के जो घरेलू रूप से महत्वपूर्ण बैंक हैं उनकी सूची जारी की गई है। कैसे, किस आधार पर इनके जारी होता है? तो इनकी आकार कितना है बैंकों का, उनका इंट्रैक्शंस कितना है, किस प्रकार, मतलब उनके वित्तीय संस्थान है आसानी से उपलब्ध होना या ना होना, उसकी जटिलता कितनी है, उसका विकल्प क्या है, इस आधार पर जो है महत्वपूर्ण कितने बैंक हैं उसकी एक सूची तैयार होती है। ठीक, अब ये संस्थाएं इतनी बड़ी संस्थाएं होती हैं कि अगर ये विफल हो जाए तो पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था की प्रणाली है, वित्तीय प्रणाली है, फाइनेंशियल जो सिस्टम है पूरा वो कोलैप्स हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बैंकों को 5 बकेट में रखा जाता है। तो भारत के जो DSIBs हैं वो स्टेट बैंक, HDFC, ICICI है। ठीक है, ये बात अब जानते हैं। मतलब इसमें अगर आप देखो डिटेल में
तो ये बैंक जो होते हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि स्टेट बैंक, HDFC और ICICI को जो है रखा गया है, 5 बकेट में से रखते हैं, ठीक है। बेसल फ्रेमवर्क पे ये आधारित है। अब आता है बेसल फ्रेमवर्क, आप लोग जानते होंगे, ये पढ़े भी होंगे, मैंने मंथली मैगजीन में 2 बार पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आता है RBI गवर्नर ने बैंकों और NBFCs को मॉडल बेस्ड लर्निंग के लिए जो है, NBFCs को जो है मॉडल बेस्ड लैंडिंग जो है ऋण देने के प्रति जो है, मॉडल आधारित ऋण देने के लिए प्रति सचेत किया है। एक रिमोट और ऑटोमेटेड लैंडिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है कि जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, किसके लिए, ग्राहक बनाने के लिए, क्रेडिट का असेसमेंट करने के लिए, ऋण को मंजूरी देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वसूली करने के लिए और ग्राहक सेवा के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आता है पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट, बड़ा इंपॉर्टेंट जो ये सेगमेंट है। अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये न्यूज़ में भी कई बार रहा है और ये अखबारों में अभी 1-2 महीने से लगातार जो है 3-4 बार मैंने इसको नोटिस किया है। तो सुर्खियों में क्यों रहा है कि RBI ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम का जो फ्रेमवर्क जो था वो संशोधित रूप से जारी किया, जो रेगुलेशन का फ्रेमवर्क है RBI ने जारी किया। और इसमें जो है RBI ने किस प्रकार से जारी किया, किस शक्तियों का इस्तेमाल करके, तो पेमेंट और जो भुगतान और निपटान प्रणाली होती है उसी की शक्तियाँ जो है उसी के तहत इसमें फ्रेमवर्क में संशोधित किया है। इसका उद्देश्य ये कि जो बिल के भुगतान की प्रक्रिया उसको हम लोग व्यवस्थित कर पाएँ, जितनी अधिक लोगों की भागीदारी हो सुनिश्चित हो और ग्राहकों की लेन देन की सिक्योरिटीज़ बढ़ाई जाए। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, ये एक जो है एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किसने विकसित किया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात से किसने विकसित किया है, NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में ऊपर आपने पढ़ा, उसी ने विकसित किया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब आता है कि ये क्या करता है कि जो भी इसका उद्देश्य ये है कि जो भी एजेंट्स हैं, रिटेल दुकानें हैं, खुदरा में बैंक शाखाएं हैं, उसके माध्यम से इंटर ऑपरेबल सेवाएं देता है। भुगतान के अलावा अलग अलग मोड होते हैं, जिसमें भुगतान की जो रिसिप्ट होती है वो तुरंत प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसका विनियामकीय फ्रेमवर्क अगर देखा है तो गैर बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर को जो है ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में बिल भुगतान प्रणाली में अनुमति दी गई है। और कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट जो है ग्राहकों को डिजिटल और भौतिक इंटरफेस देता है, ठीक। अब आता है कि पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं, पेमेंट जो गेटवे क्या होते हैं। 2 चीज़ें हैं, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे, तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, मान लो आप कस्टमर हो, ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर मैं आपको बताता हूँ PS, ये कस्टमर से क्या करते हैं, पेमेंट लेते हैं, ठीक, एक जगह इकट्ठा करेंगे और व्यापारियों को ट्रांसफ़र कर देंगे। पेमेंट गेटवे जो होते हैं, पेमेंट गेटवे ये क्या करेंगे, ये लेन देन को सुविधाजनक के लिए केवल एक जो है कि आपका तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लो कि आपको पेटीएम हो गया, पेटीएम ये एक प्रकार से गेटवे दे देगा। मान लो UPI है पेमेंट गेट, ये एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे जिसके माध्यम से आपने पेमेंट कर दिया। लेकिन जो पेमेंट एग्रीगेटर होंगे वो क्या करेंगे, पेमेंट लेंगे, एक जगह स्टोर करेंगे, फिर जो है ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक। तो ये होता है, ये इसका मतलब होता है कि मतलब इसमें डिफरेंस होता है पेमेंट गेटवे में, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। अब जसपे, जोहो और डिसेंट्रो, इसको पेमेंट एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस से RBI की अनुमति मिल गई है, ठीक। अभी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो ई-कॉमर्स साइट व्यापारियों को ग्राहकों से अनेक प्रकार के जो भुगतान के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे स्वीकार करेंगे, स्टोर करेंगे और फिर उसको भी क्या है कि उसको उन्हें प्रोवाइड करेंगे। इससे व्यापारियों क्या होता है कि सबसे अलग अलग जो है पेमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती, एक ही बार वो पेमेंट एग्रीगेटर से सारे कलेक्शंस ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया पेमेंट एग्रीगेटर का भी महत्व और पेमेंट जो है गेटवे क्या होते हैं, ये चीज़ें इस पर न्यूज़ थी। अब आता है डिसइन्वेस्टमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा डिसइन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो सुर्खियों में क्यों रहा है कि केंद्र सरकार जो है मौजूदा जो वित्त वर्ष है चल रहा है, इसमें जो अपने विनिवेश का लक्ष्य रखा था डिसइन्वेस्टमेंट का, उसको प्राप्त होने में विफल हो सकती है, क्योंकि इसमें लक्ष्य जो है केवल 10,000 करोड़ रुपए ही जुटाए जा चुके हैं, जो कि 51,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। किसका, डिसइन्वेस्टमेंट का। अब डिसइन्वेस्टमेंट की कहानी कहाँ से शुरू होती है वो चीज़ समझो आप। 1991 में क्या हुआ था, जो नई आर्थिक नीति को अपनाई गई, अब इसी में LPG रिफॉर्म्स हुए थे। इसी के बाद जो है डिसइन्वेस्टमेंट और निजीकरण का जो है ये 2 बातें यहाँ पे शुरू होने लगी। हम लोग फ़र्क समझेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। 3 चीज़ें हैं अलग अलग, ठीक है। उसको हम लोग समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा कि 1991 में जब नई आर्थिक नीति अपनाई गई तो विनिवेश और यानी कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है और जो प्राइवेटाइजेशन है ये इसने जो है जोर पकड़ा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसी के लिए जो है अभी 1996 में किसके GV
GV रामकृष्णा के जो है अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, उसका नाम था विनिवेश आयोग था। मैं आपको थोड़ा सा नोट करा दूँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कहीं जगह बहुत जगह मिलेंगी नहीं आपको। 1996 में इसी प्रक्रिया के लिए, विनिवेश के लिए क्या बनाया गया कि एक आयोग बनाया गया, इसको बोलते थे GV रामकृष्णा आयोग, GV रामकृष्णा आयोग, ठीक है। अब जो GV रामकृष्णा आयोग था, इसी के बाद 1999 में विनिवेश विभाग का गठन बना। विनिवेश और निजीकरण होता क्या है, तो निजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, जो प्राइवेटाइजेशन होता है, उसमें क्या होती है कि जो सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी होगी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी होगी, उसका सरकार जो है, सरकार पूर्णतः जो स्वामित्व होगा वो किसी निजी निवेशक को बेच देगी, निजी निवेशक को बेच देगी। यानी कंपनी पर से जो सरकार का मालिकाना हक है वो और प्रबंधन जो है दोनों, वो निजी निवेशक जो होगा, निजी व्यक्ति होगा, उसके पास चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार जो होगी वो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी होगी PSU, इसमें क्या करेगी, अपनी आंशिक हिस्सेदारी, छोटी छोटी हिस्सेदारी वो बेचेगी। किसको बेचेगी, किसी निजी निवेशक को देगी। और इसमें अगर देखा जाए तो 51% से अधिक जो अपनी हिस्सेदारी स्वयं रखती है। यानी जो कंपनी का प्रबंधन जो है, प्रबंधन और मालिकाना हक किसके पास रहता है, सरकार के पास रहता है। लेकिन जो अब डेली रूटीन्स वाले जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो है जो प्राइवेट सेक्टर वो हिस्सेदारी ले सकता है, ठीक है। तो आपने इसको देख लिया। अब जो विनिवेश ऐसी, मतलब आपको बताया ना कि विनिवेश ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सरकार जो पब्लिक सेक्टर की जो उपक्रम में हिस्सेदारी बेचेगी। और जो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि इसमें स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बातें आती हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ा सा मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जो ये कॉन्सेप्ट इसमें दिया है इसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी पढ़ाऊंगा। तो विनिवेश होता क्या है कि सरकार जो संस्था होगी, कोई कंपनी की हिस्सेदारी बेचेगी। 3 अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें माइनॉरिटी विनिवेश होता है, जिसमें सरकार 51% से या उससे अधिक हिस्सेदारी बनाए रखती है। मेजॉरिटी विनिवेश होता है, इसमें जो विनिवेश के बाद भी सरकार जो है कंपनी में अपनी माइनॉरिटी हिस्सेदारी बनाई रखती है। और पूर्ण निजीकरण होता है, जिसमें 100% हिस्सेदारी बेच देती है। निजीकरण अलग होता है, ठीक है। अब आता है कि क्यों करती है, विनिवेश होता क्यों है। तो राजकोषीय जो बोझ होता है ना, उसमें बहुत बड़ा ये खर्चा होता है, इसी कमी लाने के लिए करती है। क्योंकि धन प्राप्त करने का उपयोग मतलब होगा तो राजकोषीय जो घाटा होगा उसको फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल होगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अन्य जो सेक्टर है उसमें संसाधनों का आवंटन करने के लिए करती है। जो पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेस हैं उसकी कैपेसिटी से कम उपयोग होता है, इसके चलते उसका विनिवेश हो जाता है। कई सारे गैर जो रणनीतिक क्षेत्र है, निष्क्रिय पड़ी जो कंपनियां हैं उसमें सरकार जो है उसको अपनी संलग्नता को समाप्त करने के लिए काम करती है। कॉम्पिटिटिवनेस को और बाजार के अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए करती है, ठीक है। और कई सारी जो गैर आवश्यक सेवाएं हैं उसको गैर राजनीतिक बनाने के लिए भी जो है ये कामें करती रहती हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जब सरकार जो किसी सरकारी जो उपक्रम है उसका स्वामित्व या नियंत्रण जो है किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित कर दे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होते हैं। लेकिन अगर एक देखा जाए तो सामान्य विनिवेश के बदले जो है इसे एक प्रकार का निजीकरण ही माना जाता है, ठीक है, एक प्रकार का निजीकरण ही माना जाता है। तो वित्त मंत्रालय के अधीन कौन सी एक कार्यक्रम संस्था है, उसका नाम है दीपम। अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे दीपम, न्यूज में भी इसे नीचे देख लेते हैं दीपम को। दीपम जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विनिवेश विभाग की स्थापना की थी, बताया 1999 में, ठीक है। 2016 में इसका नाम दीपम दे दिया गया। करना क्या इसका कि कुशल वित्तीय प्रबंधन करना, ऑपरेशन को सुनिश्चित करना, केंद्र सरकार की इक्विटी में जो बिक्री होती है उसके मामलों का प्रबंधन करना, और स्टॉक एक्सचेंज पे जो है सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस को सूचीबद्ध करके स्वामित्व को बढ़ावा देना लोगों के, ठीक है। ये काम होता है दीपम का। तो दीपम जो होगा, दीपम के अनुसार जो परिभाषा है उसमें बताया गया कि किसी सरकारी या सरकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके उद्यम में 50% से या उससे अधिक जो हिस्सेदारी होगी, ठीक है, एवं प्रबंधन जो होगा उसका हस्तांतरण किसके अंतर्गत होता है, तो रणनीतिक विनिवेश के दायरे में आता है। भारत में दीपम जो है, दीपम यही है जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का क्या है, नोडल विभाग है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में जो सार्वजनिक उपक्रम होगा उसको पहचानने का कार्य कौन करेगा, तो नीति आयोग करता है, ठीक है। नीति आयोग इसका साथ देता है दीपम का, ठीक। 2021-22 में अगर देखा जाए तो रणनीतिक विनिवेश नीति की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि जो सरकारी विनिवेश है उसका जो उपयोग है धन का सोशल सेक्टर में और विकास के कार्यक्रमों में जो है किया जाए, ठीक। तो विनिवेश से सरकार को अपेक्षा उस वक्त थी कि मतलब 1.75 करोड़ रुपए रखा जाएगा। अभी हाल में इसने अपना दायरा रखा था 51,000 करोड़ रुपए का, तो उसमें से मात्र 10,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त कर पाई है। 51 या 55 शायद, हाँ,
तो उसमें 51 या 55, हाँ 51,000 करोड़ रुपए का रखा गया था। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो सरकार जो है स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में जो बात कहते हैं ना कि स्ट्रैटेजिक, सिर्फ 4 क्षेत्रों में जो है अपनी हिस्सेदारी बनाए रखना चाहती है सरकार। जो रणनीतिक विनिवेश नीति है उसमें परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा पहला हो गया, दूसरा परिवहन और दूरसंचार में, तीसरा ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, खनिज में, चौथा बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं में। इसके अलावा सभी सेक्टर में विनिवेश की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। विनिवेश के तरीके क्या है? तो एक आईपीओ है। आईपीओ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। आईपीओ जिसमें कि गैर सूचीबद्ध जो सेंट्रल पब्लिक जो आपका सर्विस जो इंटरप्राइजेस हैं, सेंट्रल इंटरप्राइजेस हैं, इसमें शेयरों की पहली बार बिक्री होती है। ठीक, अब ये सीपीएसई से ऐसी कंपनी जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो। ठीक है, तो ये चीज़ें इसको ध्यान दें। सीपीएससी जो होती हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होती हैं, इसको ध्यान देना है। इसमें ऐसी कंपनी जिसमें कि सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो। एफपीओ होता है जिसमें अगर एक बार आईपीओ आ गया तो फिर दोबारा जो होगा मतलब तो फिर उसी कंपनियों को जो नए शेयरों को जनता के समक्ष बिक्री के लिए रखा जाएगा सूचीबद्ध कंपनी का, तो उसको एफपीओ बोलते हैं आईपीओ के बाद। फिर ऑफर फॉर सेल होता है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा प्लेटफॉर्म होगा, उस पर शेयरों की नीलामी की अनुमति दी जाती है। स्ट्रैटेजिक जो होगा ये बिक्री होगी है जिसमें कि सरकारी शेयरधारिता के बड़े हिस्से की बिक्री होती है। संस्थागत प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है, इसमें केवल इंस्टीट्यूशंस ही भाग ले सकते हैं, व्यक्ति नहीं भाग लेता है। ठीक है, और सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है एक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होगा उसकी पेशकश के जरिए जो अलग अलग सेक्टर के जो सीपीएससी होंगे यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो होंगे वे में सरकार अपनी क्या करती है, हिस्सेदारी एक साथ बिक्री कर देती है। ठीक, तो दीपम को भी देख लिया और विनिवेश करने के जो तरीके हैं वो भी हमने देख लिया। अब आता है कि सेबी से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। T+0 सेटलमेंट। तो T+0 सेटलमेंट से अगर आपको थोड़ा सा मैं उसके अलावा कुछ बताऊं तो भारत में जो शेयर बाज़ार है, शेयर बाज़ार उसमें जो खरीद बिक्री होती है, खरीद बिक्री उसका जो निपटारा होगा वो तत्काल नहीं होता है, तत्काल नहीं होता उसका वास्तविक निपटारा अगर देखा जाए तो तत्काल नहीं होता। लेकिन अगर शेयर बेचने को मतलब अगर खरीदने को डीमेट अकाउंट में तो ये उसी दिन दिखने लगेगा। लेकिन जो सेटलमेंट होगा रियल तौर पे, रियल सेटलमेंट कब होता है? 2 से 3 दिन लगता था, इसे निपटारा 3 दिन में पूरा होता है। उसे हम लोग बोलते थे पहले T+2 डेज, T+2 सेटलमेंट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते थे T+2 सेटलमेंट या रोलिंग सेटलमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। मतलब अगर देखा जाए तो धनराशि तीसरे दिन ही निकाली जा सकती है अगर मतलब किसी शेयर को बेच करके अगर कोई प्रॉफिट होता है तो। ठीक है, सेटलमेंट। फिर बाद में सरकार ने T+1 सेटलमेंट को अपनाया, व्यवस्था को, जो भी बता वर्तमान में T+1 सेटलमेंट को। अभी यहाँ पे T+0 सेटलमेंट को बढ़ावा दे रही है। तो सेबी बोर्ड की बैठक हुई जिसमें कौन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, तो कुछ प्रमुख प्रस्तावों को, जिसमें कि कुछ सीमित शेयर और ब्रोकर्स के लिए T+0 सेटलमेंट और बीटा वर्जन शुरू करने की बात की गई अल्टरनेटिव तौर पे। तो T+0 सेटलमेंट क्या करेगा कि जो फंड होंगी और प्रतिभूति होंगी उसका लेन देन को खरीद बिक्री के दिन ही निपटा देगा, उसको 2 दिन या 3 दिन समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो T+0 सेटलमेंट जो है वो ये सेबी ने अपनाया है। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो T+1 सेटलमेंट व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। ठीक है, यानी खरीद बिक्री का अगर कोई ट्रेड का निपटान होगा वो अगले दिन होगा। इससे क्या होगा कि जल्दी से निवेश किया जा सकता है अगर कोई धन में त्वरित रूप में मिलेगा तो। कारोबारी जो होंगे स्टॉक मार्केट के तेज़ी से उतार चढ़ाव का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता है। ठीक, अभी निवेशकों को अभी अनेक प्रकार की जो गतिविधियाँ होंगी, ट्रेडिंग गतिविधियाँ होंगी, उसके लिए अप्रोच भी करेगा ये। ठीक है, सेबी सूचकांक प्रदाता विनियमन 2024। सेबी ने भारत में जो सूचीबद्ध सिक्योरिटीज़ हैं जो उसमें उसके आधार पर महत्वपूर्ण सूचकांकों का प्रबंधन करने वाले सूचकांकों के प्रदाताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। आप पंजीकरण करा कर ही कर सकते हैं किसी का। ठीक है, तो जो सूचकांक होता है वो क्या होता है? सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के बास्केट के मूल्य के उतार चढ़ाव को मापेगा। ठीक, निफ्टी 50, निफ्टी PSU बैंक, ये शेयर बाजार में कुछ प्रमुख सूचकांक हैं, निफ्टी वगैरह। प्रतिभूति अपील अधिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिभूति अपीली ट्रिब्यूनल्स जो है इसमें पूर्ण पीठ की अनुपस्थिति है, ऐसे में इस ट्रिब्यूनल का कामकाज प्रभावित हो रहा है। ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैंने आपको जो है कब पढ़ाया था? पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पढ़ाया था। जरूर आप एक बार ट्रिब्यूनल्स को देखिएगा क्योंकि ट्रिब्यूनल्स इस साल न्यूज़ में हैं, सवाल एक जरूर बनेगा इस पर। तो इसकी एक पूर्ण पीठ की अनुपस्थिति है, इसलिए कामकाज प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और इससे मामले जो देखता है जो मामले, इससे निपटान में देरी हो रही है, बाधा हो रही है। तो क्या देखता है ये एक वैधानिक निकाय है, SAT। किसके तहत? भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के तहत एक वैधानिक निकाय है। करता क्या है कि सेबी और PFRDA और RBI, जिसके बारे में मैंने आपको तीनों बारे में पढ़ लिया, अपने सेबी के बारे में, PFRDA और RBI,
ठीक है। ये क्या करता है, इनके जो आदेश पारित होते हैं इनके खिलाफ अपील की सुनवाई करता है, निपटान करता है। ठीक है। इसके जो पीठासीन अधिकारी होंगे, न्यायिक सदस्य होंगे, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से केंद्र सरकार करती है। और जो तकनीकी सदस्य होता है ना, कि जो ट्रिब्यूनल्स क्यों अलग होते हैं कोर्ट से, नॉर्मल कोर्ट से, मैंने आपको पॉलिटी मैगजीन में पढ़ाया था कि ट्रिब्यूनल में तकनीकी सदस्य होते हैं किसी विषय पर। जैसे आपका ये जो प्रतिभूति अपीली अधिकरण है, तो उसमें सिक्योरिटीज़ या शेयर मार्केट का जो जानकारी रखने वाला एक विशेषज्ञ सदस्य होगा। ठीक है। और इससे क्या होती है कि जो विशेषज्ञ सदस्य होता है ना, उससे न्याय के जो त्वरित जो आदेश होते हैं या उनकी तकनीकी पहलू होते हैं उस पर बेहतर तरीके से समीक्षा की जा सकती है, आदेश दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में इसकी नियुक्ति कौन करती है, तो चयन खोज समिति की सिफारिश पे होती है। ठीक है। ये चीज़ आपने देख लिया। शॉर्ट सेलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये साल भर न्यूज में रहा, शॉर्ट सेलिंग। ठीक। तो क्या न्यूज में रहा, तो ये अभी हाल फिलहाल में आप जानते होंगे, सब लोगों के मन में शॉर्ट सेलिंग बहुत लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन सब लोगों के दिमाग पे, जुबान पे ये चीज़ें आ गई थी जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अडानी जो थे वो दुनिया के दूसरे नंबर के जो व्यक्ति, अमीर व्यक्ति थे, उस लिस्ट से खिसक करके 20वें, 25वें और 30वें स्थान पर चले गए। बहुत नुकसान हुआ उनको और बहुत काफ़ी हो हल्ला हुआ। भारतीय राजनीति में भी बहुत बार अडानी अडानी का नाम सुनने को मिला और अभी तक ये चल रहा है चुनाव के मौसम में भी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी को इस तथ्य की जांच करने का आदेश दे दिया कि शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उससे निवेशकों को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। शॉर्ट सेलिंग, तो अगर हम शेयर मार्केट में कैसे कोई ट्रेडिंग करता है, कैसे कोई इन्वेस्टर करता है कोई, तो उसके बारे में अगर हम तरीके से समझें तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर जो होता है दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। एक तो होगा इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा होता है पोजीशन ट्रेडिंग। ठीक है। पोजीशन ट्रेडिंग भी दो होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 3 महीने और लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 6 महीने तक के बीच के होता है। अब दूसरा, ये तो हो गया ट्रेडिशनल, मतलब एक पारंपरिक तरीका जिसमें कि जो है कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आते जाते, मतलब अपना इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा एक होता है शॉर्ट सेलिंग का, जो मंदरिया होते हैं वायदा बाजार में यही काम करते हैं और ये अनुमान पे आधारित जो होते हैं कि ये अनुमान लगाते हैं कि ये शेयर के जो दाम होंगे वो क्या होंगे, वो इतना गिरेंगे अनुमान के आधार पे। नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, इसी पे जो है नेगेटिव सेंटीमेंट पे पूरा डिपेंड होता है शॉर्ट सेलिंग, जो मुनाफा कमाने के लिए होता है। ठीक है। ये चाहे तो खुदरा के तौर पे या इंस्टीट्यूशंस के तौर पे, दोनों तरफ पे शॉर्ट सेलिंग जो है ये प्रोसेस होती है। ये दूसरा तरीका है पैसा कमाने का जिसमें रिस्क है, और ये काम कौन करता है, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स जो होते हैं वही काम करते हैं, रिस्क लेते हैं। और इसमें जो है जो हिडनबर्ग है ये पूरी शॉर्ट सेलिंग जो है एक प्रकार से काम करती है, शॉर्ट सेलिंग का काम करती है, और इसी ने ये रिपोर्ट जो है अडानी के खिलाफ दी थी। पूरी अगर प्रक्रिया को अगर हम देखें तो शॉर्ट सेलिंग जो होती है वो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों करते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, अनुमान के आधार पे होती है। शेयर प्राइस अगर गिरेगा तभी जो है उस शॉर्ट सेल का फ़ायदा होता है, नहीं तो अगर शेयर प्राइस जितना आपने अनुमान लगाया नहीं गिरा तो आपका नुकसान होता है। ठीक है। इसीलिए इसको हाई रिस्क इन्वेस्टर्स जो होते हैं वही प्रेफर होते हैं। इसमें एक बहुत ध्यान देना है कि अगर आपका जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स में सूचीबद्ध शेयर है उसकी शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकती है, उसकी शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकती है। शॉर्ट सेलिंग ब्रोकर से उधार लेकर के जो शेयर होते हैं उसी के किए जाते हैं। ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना है। अब इसमें कैसे जो होता है आपका पूरा मुनाफा होगा, तो अगर आप देखो तो मान लो कि आप जो है किसी शेयर का मूल्य 100 रुपये है। ठीक है। आपका अनुमान लगाया कि नहीं हो सकता है कि आपने अनुमान ये लगा दिया अब किसी तरीके से कि जैसे कि यहाँ हो सकता है इसके दाम जो है 80 पे चले जाएंगे। इस तरह से आप जो है, आपके पास अभी शेयर तो है नहीं खरीदने बेचने के लिए। ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप उसी जो ब्रोकर्स होंगे, लेकिन अब आपके पास शेयर तो है नहीं, बेचेंगे कैसे, इसके लिए क्या करेंगे, ब्रोकर से इन शेयरों को उधार लेंगे। ठीक है। इन शेयरों को आप उधार लेंगे। अब चूंकि आपने उधार लिया है तो आप इसको वापस भी चुकाना है। ठीक। तो जब उधार लेते हैं तो जब उस शेयर के मूल्य की गिरावट जहां 80 रुपये आपने अनुमान लगाया और जब हिट होती है तभी उसी समय आप क्या करते हैं, खरीद कर उसे ब्रोकर को वापस कर लेते हैं। इस तरह से क्या होता है कि लाभ कमा लिया आपने। तो 10 शेयर भी अगर आपने लिए तो आपने 80 और 100 का अगर रेशियो निकाला तो आपको जो है 200 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है। यही इसमें पूरी प्रक्रिया होती है, बड़ी रिस्क होती है इसमें। ठीक है। यहाँ पे भी दिया गया है कि शॉर्ट सेलिंग के जरिए जो है कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर नहीं रख रहा है फिर भी स्टॉक मार्केट में शेयर को बेच सकता है। कैसे, तो व्यक्ति जो होगा शेयर मूल्य का बाजार में गिरावट की उम्मीद लेता है। ये जो बताया मैंने कि ये आपकी टोटल जो है नेगेटिव सेंटिमेंट पे होंगे, मंदरिया ही करते हैं काम, और ये क्या करते हैं, मुनाफा कमाने के लिए वायदा बाजार में जो है इन सारे कार्यों को जो है किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उधार लेगा उसे बेच देगा। अब इसी उम्मीद के अनुसार उस शेयर के मूल्य में जब गिरावट होती है तो उसे खरीद लेता है, फिर ब्रोकर को वापस कर देता है। ठीक है।
ये चीज़ें आपने देख लिया। उधार मान लो शेयर आपने उसे उधार लिया और उसे बेच दिया, ठीक। अब उसके बाद जो है जब मूल्य में गिरावट आती है तो फिर उसी शेयर को खरीद के 80 रुपये में खरीद लिया, तो 100 रुपये का बेचा था 80 में खरीद लिया, 20 का फायदा हो गया। 10 शेयर भी खरीदा उसको 200 रुपये का फायदा हो गया, ठीक। तो इस तरह से लाभ कमा लेता है। तो जो सेबी है भारत में खुदरा और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स को शॉर्ट सेलिंग का अनुमति देता है, यानी कि जो संस्थागत तरीके से और खुदरा तरीके से, ठीक है। लेकिन हालांकि जो शॉर्ट सेलिंग करने वाले जो इन्वेस्टर्स होंगे सेटलमेंट जब करेंगे तो सिक्योरिटीज़ को वापस करते समय उन्हें जो है ये आपको बताना होता है, करना उसे आवश्यक भी होता है। भारत में नेकेड शॉर्ट सेलिंग गैरकानूनी है, ठीक। तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि ट्रेडर उन शेयरों को भी बेच देता है जिसे पहले से उधार नहीं लिया गया हो, तो इस तरह का गैरकानूनी है। ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के बारे में। तो ये आपका पूरा वाला टॉपिक ये जो है कंप्लीट करोगे आज। अब इसके बाद है एक्सटर्नल सेक्टर्स, जिसमें कि पहला टॉपिक मैं आपको WTO पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ों को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, क्योंकि क्लासेस भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं और कल की क्लास में ये इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो WTO क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि जो भी हमारे सदस्य देश होंगे उनके लाभ के लिए ओपन ट्रेड को हम सुगम बना दें, ठीक। ये पूरे विश्व में व्यापार के जो नियम है उसको संचालित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है? WTO है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। गठन कब हुआ था? उरुग्वे दौर की वार्ता हो रही थी 1994 में जाकर के इसकी स्थापना द्वार खुला और 1 जनवरी 1995 की इसकी स्थापना हुई। 166 देश हैं। अभी देखा जाए तो कोमोरोस और तिमोर लेस्ते 2024 में शामिल हुए हैं। इस तरह से इसको लेकर के 166 देश हैं। भारत WTO का संस्थापक है, ठीक है। इसका अगर हम लोग संगठन का स्ट्रक्चर देखें तो 2 है। एक है मंत्रिमंडलीय स्ट्रक्चर सम्मेलन और दूसरा जनरल काउंसिल। तो अब जो WTO का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन है। 2 वर्ष में बैठक होती है, ठीक है, 2 वर्ष में बैठते हैं ये लोग। और जनरल काउंसिल जो है ये WTO का निर्णय लेने वाला काम करता है, ठीक है, जो भी। तो ये नियमित तौर पर बैठक करता है। विवाद जो सेटलमेंट का निकाय है और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी यही काम करता है। ये आपको ध्यान देना है कि 2 रिपोर्ट्स, 3-4 रिपोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं WTO की। कौन कौन सी? तो वो इसको देखो आप, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल व्यू है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक है और WTO एनुअल रिपोर्ट्स है। इन रिपोर्ट्स को आपको नोट करना है, ठीक है। जो हाल फिलहाल में प्रमुख उपलब्धियां ये हुई हैं कि अभी आपको देखो तो 2017 में किफ़ायती दवाओं तक गरीब जो लोग उनको पहुंच के लिए ट्रिप्स समझौते में जो है ये लागू किया गया, संशोधन किया गया और ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट WTO का लागू हुआ, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और सबसे चुनौतियां भी देखा जाए तो इसमें कई सारे जो अमेरिका चीन व्यापार युद्ध हो रहा है, इससे बहुत सारे जो अर्थव्यवस्था है, जो व्यापार जो तरीके हैं, खराब व्यापार तरीकों को बढ़ावा मिल रहा है। अर्थव्यवस्था में जो छोटे छोटे देश हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। पूरी सप्लाई चेन बाधित हो रही है। निष्क्रिय बाधित निपटान प्रणाली है, अभी अपीलीय इकाई सक्रिय नहीं है, ठीक है। अमेरिका ने बहुत सारी जो नियुक्तियाँ थी उसको बाधित करना शुरू कर दिया और विकासशील और विकसित देशों के बीच में कई सारे मुद्दों पे आम सहमति नहीं बन पाई है, जिसको हम लोग कल की क्लासेस में समझेंगे कि किस तरह से किन किन मुद्दों पे जो है आम सहमतियाँ विकसित और विकासशील देशों में नहीं बन पाई हैं WTO की, ठीक है। तो कल की क्लास में इससे हम कंटिन्यू करेंगे आगे और आपको इकोनॉमिक्स में कल की क्लास में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। सपोर्ट बनाए रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो आपको कैसा लगा और क्या कुछ सुधार हो सकते हैं और कैसा लगा आपको पूरी क्लास, जरूर फीडबैक दीजिएगा। सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।